हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सीरीज़। एक्चुअली आज जो मैं डिस्कशन करने वाला हूँ डायरेक्टली ऐसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में मुझे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी। ओके, जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के उसमें भी वो कर सकते हैं। तो ये दिस एक्चुअली लाइज एट द इंटरफेस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। बट हमारा जो कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, हम कैनोनिकल एंसेम्बल के टर्म्स में बात यहाँ पे नहीं करेंगे, पर जो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है e⁻⁻β टाइप का, उसी को यूज़ करके यहाँ पे हमने डिस्कशन करना है, इसलिए मैंने इसी के साथ इसे इंक्लूड किया है। ओके, दिस डायरेक्टली मैं इसे कैनोनिकल फॉर्मलिज्म का एप्लीकेशन तो नहीं करूँगा, पर हाँ, जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो जरूर यूज़ यहाँ पे होगा। ओके, तो जो हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आइंस्टीन्स, जिसे हम थ्योरी ऑफ रेडिएशन कहते हैं। इनफैक्ट 1916 का जो आइंस्टीन का पेपर है, उसका नाम ही यही था, ऑन द थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ओके, बेसिकली आपने आइंस्टीन्स ए और बी कोफिशिएंट सुना होगा। तो दो लेवल्स के बीच जब ट्रांजिशन होता है, ओके, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल्स के बीच, तो जो करस्पॉन्डिंग वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आती है ट्रांजिशंस की, उसके लिए जो कोफिशिएंट्स आते हैं, ओके, दिस, तो उनको थोड़ा यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, दिस लेक्चर रेडिएशन की हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। रेडिएशन की स्टडी वैसे हम पूरी तरह से कर चुके हैं। प्लैंक्स लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी प्लैंक्स लॉ में कंटेंट है। ओके, बट इफेक्टिवली हम यहाँ पे जो करने वाले हैं इस लेक्चर में, प्लैंक्स लॉ का एक ऑल्टरनेटिव डेरिवेशन, ओके, यूजिंग सम क्वांटम आइडियाज़। ओके, प्लैंक्स लॉ से पहले जो रेडिएशन लॉज थे, थोड़ा उनकी बात करें। किरचॉफ ने रेडिएशन रिलेटेड काफ़ी स्टडीज़ की थी। इनफैक्ट आप किरचॉफ लॉ की बात करते हैं कि गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स वगैरह वगैरह। ब्लैक ऑब्जेक्ट अच्छा एब्जॉर्ब भी करती है हीट को और अच्छा रेडिएट भी करती है, वट एवर। ओके, नॉट ब्लैक बट वाइट। ओके, दिस, और लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सिस्टमेटिकली स्टडी भी किया, और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकाला कि क्वालिटी और या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रेडिएशन फ्रॉम अ परफेक्ट एब्जॉर्बर। परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब जिसे आज हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मेक। वो ऑब्जेक्ट किस चीज़ की बनी है, जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी आपकी मेटल की बनी है, चाहे वुड की बनी है, चाहे किसी मटेरियल की, उसकी जो रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक है वो केवल उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। बाकी वो किस मटेरियल से बना है एक्चुअली उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये इस्टेब्लिश किया था किरचॉफ ने, कुछ बहुत फंडामेंटल आर्गूमेंट्स देके इस्टेब्लिश किया था। तो ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन का कैरेक्टरिस्टिक है, वो आप पर्टिकुलरली किस फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं, वो और केवल उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स जस्ट ऑन द टेम्परेचर टी। यू हमारा है एनर्जी डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम में ब्लैक बॉडी रेडिएशन कितनी एनर्जी कैरी कर रहा है, दैट इज़ यू। ओके, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर जिसे हम कहते हैं, ब्लैक बॉडी के पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आ रही है, उसके साथ इसका एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा C/4 का, बट दैट इज़ अ कांस्टेंट फैक्टर। तो ये हमारा है एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ओके, अच्छा, उसके बाद बोल्ट्जमैन ने इसमें जो आगे मैथमेटिकल डेवलपमेंट्स किए, ओके, बोल्ट्जमैन ने ओवरऑल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के जन्मदाता उन्हें कह सकते हैं। उन्होंने बहुत वर्क किया इसमें, तो रेडिएशन की भी उन्होंने स्टडी की। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रेडिएशन उन्होंने निकालने की कोशिश की, जिस तरह से आइडियल गैस के लिए हमने ये इस्टेब्लिश किया भी है इस कोर्स में। ओके, और आप जानते भी हैं कि प्रेशर होता है 2/3 U/V, इंटरनल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, और इसको हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। तो आइडियल गैस के लिए प्रेशर और इंटरनल एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी सिंपली कहूँ, उसका रिलेशन में 2/3 का फैक्टर आता है। ओके, बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT होती है, तो उसी से ये फॉलो होता है। तो और इसके बजाय अगर आप रेडिएशन के लिए, जैसा बोल्ट्जमैन ने एस्टेब्लिश किया, ओके, कुछ आर्गूमेंट देके, मूविंग मिरर वाला चैम्बर या वट एवर लेके, उन्होंने इस्टेब्लिश किया फॉर रेडिएशन द प्रेशर इज़ 1/3 दी एनर्जी डेंसिटी। ओके, ये U एनर्जी डेंसिटी है। गैस के लिए मैंने इसे रो लिखा है, बट जनरली मैं रेडिएशन के लिए इसे U लिखूंगा। तो एनर्जी डेंसिटी उस टेम्परेचर पे जितनी भी रेडिएशन की है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उसका प्रेशर उसके 1/3 होता है। आइडियल गैस के लिए, बल्कि ऐसा बोलना चाहिए मुझे, मटेरियल पार्टिकल्स के लिए फैक्टर 2/3 का आता है, जबकि रेडिएशन के लिए फैक्टर 1/3 का आता है। ओके, वैसे ये हमने पीछे डिस्कस किया भी है कुछ हद तक। ये सारा इवॉल्व होता है एक्चुअली एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है। नॉन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में E = p²/2m रिलेशन क्वाड्रेटिक होता है, एनर्जी और मोमेंटम स्क्वायर्ड के बीच होता है। जबकि रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, आज की डेट में हम जानते हैं रेडिएशन मतलब फोटॉन्स के लिए एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन E = pc, मासलेस होते हैं, E = pc, E = p⁻1 प्रोपोर्शनल टू p⁻1। तो उसके कारण ये फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। बट बोल्ट्जमैन ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया था, ओके, यूजिंग सम थर्मोडायनेमिक्स एंड अदर आर्गूमेंट्स। और यहीं से फिर आप इस रिलेशन पे भी अराइव कर सकते हैं कि जो टोटल जो पावर इमिटेड फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी होती है,
वो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, ओके, सिग्मा टी पावर 4, जिसको हम आज की डेट में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहते हैं। स्टीफन ने ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे और उस पर इंपेरिकल बेसिस पे इसको इस्टेब्लिश किया था, और बोल्ट्जमैन ने एक्चुअली इसका फिर थर्मोडायनेमिक्स से प्रॉपर डेरिवेशन दिया, तो इसे हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो दीज आर सर्टेन लॉज पर्टेनिंग टू रेडिएशन जो पहले पता थे, और कुछ और चीज़ें जो इसमें थी। एक और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर थे रेडिएशन की स्टडी में वो थे वीन्स लॉ आप कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, पर एक्चुअली मैं 3 अलग अलग वीन्स लॉ में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा। वीन ने थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी जो है उसको रेडिएशन को अप्लाई किया, ओके। रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर है, हर्ट्ज ने ये इस्टेब्लिश किया था, और थर्मोडायनेमिक्स भी रेडिएशन सिस्टम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। किरचॉफ और बोल्ट्जमैन के वर्क ये लगातार इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो उससे इन्होंने इसको कंबाइंड फॉर्म में इसे अप्लाई किया। तो उन्होंने एक जो रूल निकाला जिसे मैं W1 कहूँगा, वीन्स फर्स्ट लॉ, लेट मी से इट, ओके। ये नॉर्मल वोकेबुलरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड कहा जाए, पर मैं ये यूज़ करूँगा इस लेक्चर में। वीन्स फर्स्ट लॉ का मतलब होगा ये, उन्होंने ये निकाला कि एनर्जी डेंसिटी जो रेडिएशन की है उसका एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म का होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अ फैक्टर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी न्यू क्यूब। बाकी न्यू की डिपेंडेंस जो है उसका फैक्टर हमेशा उसके साथ डिनोमिनेटर में टी आएगा, मतलब सम फंक्शन ऑफ न्यू अपॉन टी अपार्ट फ्रॉम अ फैक्टर ऑफ न्यू क्यूब। बाकी जो अननोन पार्ट है, ये फंक्शन की फॉर्म वो डिटरमिन नहीं कर पाए, पर इतना उन्होंने जरूर डिटरमिन कर दिया कि इस एक्सप्रेशन में न्यू क्यूब के अलावा जो फैक्टर होगा वो अकेले न्यू या टी का फैक्टर नहीं होगा, वो न्यू अपॉन टी का ही फैक्टर होगा, ओके दिस। और इसे हम ऐसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स आर्ग्यूमेंट से अगर आप ब्लैक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना चाह रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी के बारे में मैक्सिमम आप वैसे यहीं तक आ सकते हैं। इससे आगे आपको थर्मोडायनेमिक्स नहीं ले जा सकती है। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको फिर और आइडियाज़ आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, पर तो वीन ने सबसे पहले ये इस्टेब्लिश किया था, ओके। उसके बाद वीन ने इस फॉर्मूले में एक तरह का एक एम्पेरिकल फिट भी दिया, जो डेटा उस समय जो अवेलेबल था उसके बेसिस पे उन्होंने इस फंक्शन f की फॉर्म गेस करने की कोशिश की, और इस f की फॉर्म जो उन्होंने गेस की वो एक्सपोनेंशियल नेचर की थी, ओके। सम कांस्टेंट टाइम्स न्यू क्यूब, और ये फंक्शन ऑफ न्यू अपॉन टी सम कांस्टेंट b न्यू ओवर टी, एक्सपोनेंशियल, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, ओके। ये एम्पेरिकल बेसिस पे डेवलप किया था। ये इसे आप कर्व फिटिंग कह सकते हैं, ओके। और कर्व फिटिंग भी आप ऐसे समझिए, उस समय तो जो ज़्यादातर डेटा अवेलेबल था ब्लैक बॉडी के बारे में, ये 1900 से पहले की बात है, वो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में अवेलेबल था। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ये एक्सपेरिमेंटल डेटा को ये कर्व बहुत अच्छी तरह फिट करता है, ओके। तो उन्होंने किया यही, उस समय जो डेटा अवेलेबल था हाई फ्रीक्वेंसी का, उस पर उन्होंने गेस करने की कोशिश की इस न्यू अपॉन टी का कौन सा फंक्शन लिया जाए जो डेटा को सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करे। तो उन्हें पता लगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का अगर हम ये फंक्शन लें ये, तो वो बहुत अच्छी तरह कर्व को फिट करता है। तो इसको इंपेरिकल बेसिस पे जो वीन्स लॉ है इसको मैं W2 कहूँगा, ओके। इसको मैं आपको इस तरह से वो बताना चाहूँगा, ये हमारा जो ब्लैक बॉडी का एक्चुअल कर्व होता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर से टी। आज की डेट में आप जानते हैं प्लैंक लॉ से पूरा का पूरा एक्सप्लेन होता है, बट लेट्स कंसिडर द सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W2। W1 जो है ये पूरी तरह करेक्ट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों? ये फंक्शन यहाँ पे हमें पता नहीं है, बट स्टिल ये लॉ पूरी तरह पूरी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, पूरी रेंज ऑफ वेवलेंथ पे वर्क करता है, ओके दिस। W2 जो एम्पेरिकल बेसिस पे उन्होंने लॉ निकाला, ये केवल हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में फिट होता है कर्व से। एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसके साथ हाई फ्रीक्वेंसी, याद कीजिए ये जो कर्व्स होते हैं हमारी वेवलेंथ इस तरफ को बढ़ती है, ओके। ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है से ई लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इधर को बढ़ रही है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन मतलब इधर का। तो मैंने इसीलिए यहाँ लिखा, ये जो W2 वाला फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन है वीन्स लॉ, ये इस रेंज में हमारे एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच करता है, ये इस रेंज में इससे मैच नहीं करता है, ओके। ये एक्सपोनेंशियल है, ओके। आप देखिए इसने एक्सपोनेंशियल कर्व है, इस तरफ को डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये लगातार इंक्रीज़ होता रहेगा, पर और साथ में खैर न्यू क्यूब का फैक्टर भी है इसमें, बट ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट के साथ केवल यहाँ मैच करता है। इसके बजाय मैंने W1 के साथ ऐसा एरो लगाया है, मतलब W1 पूरी रेंज में एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैच करता है, लेकिन उसकी शॉर्ट कमिंग क्या है, ये फंक्शन की फॉर्म हमें एग्जैक्टली नहीं पता। W1 उस सेंस में एग्जैक्ट है कि इसमें कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, बट ये फॉर्म ऑफ फंक्शन आपको स्पेसिफाइड नहीं है। W2 एक अप्रॉक्सीमेशन है, और ये अप्रॉक्सीमेशन केवल हाई फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, इसको हम W2 कह रहे हैं, ओके। और W1 जो है, ये जो वीन्स लॉ है बेसिक, इससे हम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है इसका किसी एक पॉइंट पे पीक होगा, और पीक की लोकेशन हम ऐसे करके पता कर सकते हैं, ओके। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मैक्सिमम उसका निकालिए, तो ये सिंपली गेट समथिंग लाइक दिस, ओके। बी हमारा वीन्स कांस्टेंट होता है, इस लॉ को हम से WD वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन लॉ को मैं 3 तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वीन्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिकल आर्गूमेंट से जो मैक्सिमम आप इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये पूरी तरह एग्जैक्ट है। W2
अप्रॉक्सीमेट हाई फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है। W3 अगेन एग्जैक्ट है, ये कर्व का मैक्सिमम कहाँ पे आएगा कि फॉर अ गिवन टेम्परेचर उस कर्व की पीक कहाँ पे आएगी उसको बताता है। ओके अच्छा, इसके अलावा एक और रेडिएशन लॉ, हिस्टोरिकली ये प्लैंक लॉ से बहुत वो नहीं है, लगभग उसी टाइम पीरियड का है, बट दिस इज कॉल्ड द रेले जीन्स लॉ। ठीक है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू ओवर सी क्यूब, डेंसिटी ऑफ मोड्स 4 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू को ट्वाइस कर दिया 2 पोलराइजेशन स्टेट्स के लिए, और एवरेज एनर्जी थर्मल इक्विलिब्रियम में हार्मोनिक ऑसिलेटर जैसे सिस्टम्स हम कंसिडर कर रहे हैं तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी, तो एवरेज एनर्जी के टी, उसके साथ डेंसिटी ऑफ मोड्स को मल्टीप्लाई किया, आपको एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन का ये एक्सप्रेशन मिल गया। ये जो लॉ है इसे हम कहते हैं रेले जीन्स लॉ, और रेले जीन्स लॉ हम जानते हैं लो फ्रीक्वेंसीज़ पे तो ये एक्सपेरिमेंट से अच्छा मैच करता है, पर हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके ये डिस्क्रिपेंसी आती है, और उस हाई फ्रीक्वेंसी पे जो डिस्क्रिपेंसी आती है उसे हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफ के नाम से कहते हैं। ओके, ये जो कर्व का ये वाला पार्ट है, ये लो फ्रीक्वेंसी पार्ट, यहाँ रेले जीन्स लॉ एक्सपेरिमेंटल कर्व से मैच करता है, इसीलिए मैंने दिखाया है। W2 लॉ जो है से ये इस कर्व का पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से गवर्न होता है। लगभग रफली पीक पॉइंट से इस तरफ के जो हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट हैं वहाँ W2 अच्छा वर्क करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी से जो इस तरफ का पार्ट है वहाँ रेले जीन्स वर्क करता है, नॉट एग्जैक्टली बट क्वाइट गुड दोनों। ओके दिस, तो W2 इज़ गुड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी डोमेन, रेले जीन्स इज़ गुड फॉर लो फ्रीक्वेंसी, और W1 और बाद में जो हम प्लैंक्स लॉ निकालते हैं वो तो सारी रेंज में एप्लीकेबल होता है। ओके दिस, और प्लैंक्स लॉ ये है, प्लैंक्स लॉ हमने कई तरह से डिराइव कर रखा है, बट उसको मैंने ख्याल यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, डेंसिटी ऑफ मोड्स का वही एक्सप्रेशन जो रेले एक्सप्रेशन है, लेकिन एवरेज डेंसिटी ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर इतनी निकलती है, h ओवर h ओवर kt -1 इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको प्लैंक्स लॉ मिलता है। ओके, दिस इज हाउ प्लैंक डिराइव्ड। आप इस फॉर्म को लेकिन चेक कीजिए, ये इसी फॉर्म का है, न्यू इंटू न्यू स्क्वायर, ये h न्यू के साथ एक न्यू आया और एक न्यू स्क्वायर डेंसिटी से न्यू क्यूब, बाकी फंक्शन उसमें जो इतना पार्ट है उसमें न्यू अभी भी है, पर वो न्यू हमेशा उसके डिनोमिनेटर में टी होगा, मतलब फंक्शन ऑफ न्यू अपॉन टी। आप इसके अलावा चेक कीजिए, इन दो न्यू के अलावा बाकी तो कांस्टेंट है, उसके अलावा न्यू यहाँ आ रहा है, न्यू अपॉन टी, फंक्शन ऑफ न्यू अपॉन टी। ओके, तो ये जो वेन फर्स्ट लॉ है ये इस फॉर्म का स्टिल है। ओके, प्लैंक्स लॉ वीन्स जो फर्स्ट वो है थर्मोडायनेमिकल आर्गुमेंट के बेसिस पे जो फॉर्म निकाली थी उस फॉर्म को सेटिस्फाई करता है। इसके साथ दिक्कत ही यही थी, ये फंक्शन की फॉर्म नहीं पता थी, प्लैंक ने इस फंक्शन की फॉर्म बता दी। ओके, तो दिस, और वीन्स फर्स्ट लॉ से हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ निकलता है, तो इसलिए इससे भी वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ फॉलो होता है। प्लैंक्स लॉ से तो थर्मोडायनेमिक्स के सारे रिजल्ट्स फॉलो होते हैं। इनफैक्ट अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में इस एक्सप्रेशन की लिमिट लें तो आपका रेले जीन्स लॉ बन जाता है, लो फ्रीक्वेंसी हाई टेम्परेचर या लो फ्रीक्वेंसी में रेले जीन्स लॉ, और उसके बजाय अगर लो टेम्परेचर या हाई फ्रीक्वेंसी में आप देखें तो ये वीन्स सेकंड लॉ, ये वाला। आप इस एक्सप्रेशन की हाई टेम्परेचर लिमिट लें तो इस टर्म को एक्सपोनेंशियल को आप केवल एक टर्म तक एक्सपेंड करें, 1 + x तक, 1 से 1 कैंसिल, h न्यू ओवर kt, h न्यू से h न्यू कैंसिल, kt क्लासिकल लिमिट। इसी की अगर आप लो टेम्परेचर लिमिट लें, ये फैक्टर इतना लार्ज है कि उसके मुकाबले आप एक्सपोनेंशियल को भूल सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल को अगर आप डिस्कार्ड कर दें तो ये एक्सपोनेंशियल ऊपर गया, e⁻ h न्यू अपॉन kt, वो बना ये फैक्टर, और बाकी न्यू इंटू न्यू स्क्वायर न्यू क्यूब, और बाकी सब कांस्टेंट के अंदर। तो ये तो अलग अलग लिमिट्स में इससे W2 वीन्स लॉ भी बन रहा है, सेकंड लॉ रेले जीन्स लॉ भी बन रहा है। आप सारी रेंज के ऊपर इसे इंटीग्रेट कर दें तो वहीं से आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बनता है, और ये वीन्स फर्स्ट लॉ की फॉर्म का तो है ही। तो जितने भी रेडिएशन से रिलेटेड अर्ली स्टडीज़ थी, सारे अलग अलग लॉज जो थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट टुकड़े जो आपको दिख रहे थे इन्फॉर्मेशन के, वो सारे यहाँ आके कंबाइन हो जाते हैं। ओके, बट आज हम जो करने वाले हैं इस लेक्चर में, हम यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। वीन्स और से रिले इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, प्लैंक्स लॉ को हम डिराइव करेंगे बट नॉट द मेथड ऑफ इन द मेथड ऑफ प्लैंक। हम जो आइंस्टीन ने जो तरीका इनकॉर्पोरेट किया था और वहाँ कुछ हमारे नए कंसेप्ट्स आते हैं, उसकी मदद से हम प्लैंक्स लॉ पे अराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे आइंस्टीन्स कोफिशिएंट की। आइंस्टीन कोफिशिएंट में यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, पूरा आपका एक एंसेम्बल है एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम विद रेडिएशन इन अ कैविटी। आपके पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इस तरह से सोचिए, और आपने उस एनवायरनमेंट में अपने किसी सिस्टम को n नंबर्स ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को प्लेस कर रखा है। तो एक बार वो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए तो उस समय उस सिस्टम में रेडिएशन की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, हम उसको स्टडी करना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे जो पॉइंट आएगा जिसकी हमने स्टडी करनी है मैथमेटिकली, वो बेसिकली है रेट्स ऑफ ट्रांजिशन, एब्जॉर्प्शन या इमिशन जिसे हम कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने स्टडी किया है, सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो हाई एनर्जी स्टेट में जा सकता है जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और अगर
हाई एनर्जी स्टेट से नीचे आता है तो हम उसे इमिशन प्रोसेस कहते हैं। तो उससे वो ट्रांजिशन अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रांजिशन पर सेकंड किस रेट से हो रहा है, ओके, हम वो कंप्यूट करना चाहते हैं एक्चुअली। तो उन्हीं रेट्स ऑफ ट्रांजिशन का रिलेशन सीधे सीधे हमारे आइंस्टीन कोफिशिएंट से होता है, ओके। इस तरह का सिस्टम जिसे आपने थर्मल इक्विलिब्रियम में मेंटेन कर रखा है विद रेडिएशन, उस सिस्टम के जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है उसको हम स्टडी करना चाहते हैं, ओके। और ये स्टडी करके हम प्लैंक्स लॉ पे पहुंचना चाहते हैं। प्लैंक्स लॉ मतलब ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको हम डिराइव कर सकते हैं, वी विश टू अराइव एट, ओके। लेकिन इस मेथड का एडवांटेज ये है, आप देखेंगे यहाँ से जो हमारा बोर फ्रीक्वेंसी लॉ होता है, बोर फ्रीक्वेंसी लॉ मतलब बोर ने जब अपना बोर मॉडल दिया था उसमें थर्ड पोस्टुलेट जो था कि ई एन माइनस ई एम इक्वल टू एच न्यू टाइप का सिस्टम nth लेवल से mth लेवल में जंप करता है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है वो फोटोन की फॉर्म में लिबरेट होता है फ्रीक्वेंसी न्यू, उसे हम बोर लॉ से हमारा वो मतलब है, नॉट द एंगुलर क्वांटाइजेशन रूल, बोर फ्रीक्वेंसी रूल से मेरा ये मतलब है। तो बोर फ्रीक्वेंसी लॉ भी यहाँ पे आप देखेंगे ये भी इमर्ज होता है, और उसके अलावा ए और बी कोफिशिएंट्स जिनकी हम बात करेंगे वो भी इमर्ज होते हैं। तो दिस इज़ द आइंस्टीन अप्रोच, सो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस। आइडिया ये है, अपने उस पेपर में जो सबसे जिस तरह से आइंस्टीन ने उस पेपर में स्टार्ट किया है, सबसे पहले वो बात करते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, बोल्ट्जमैन ने एक काफ़ी पहले दे दिया था, ओके, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमैन ने इसकी स्टडी अलग अलग। ये जो कोई गैस जो है उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती है, ओके। एवरेज वेलोसिटी की तो आप बात कर सकते हैं, पर वेलोसिटी का ओवरऑल एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अगर प्लैंक्स फार्मूले से हम कंपेयर करें, प्लैंक्स फार्मूला बेसिकली क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, ओके। ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी कितनी एनर्जी कंटेन करती हैं, तो इसको और इसको कंपेयर करें तो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती हैं, ओके। अच्छा, अब हम जो आइंस्टीन ने जो सिस्टम कंसिडर किया, जो हमारी मॉडर्न पिक्चर भी है इस तरह की है, आपका सिस्टम है उसमें बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, ओके। और कोई पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल जिन एनर्जी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है उनको आइंस्टीन ने नाम दिया Z1 Z2 Z3, ये पार्टीशन फंक्शन नहीं है, ओके। मैं सिंपली इन्हें 1 2 3 भी लिख सकता था, बट आइंस्टीन नोटेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। अलग अलग लेवल्स जो हैं, जो कोई पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल जो भी वो सिस्टम जिससे भी कंप्राइज्ड है, अलग अलग एनर्जी लेवल्स जो ऑक्यूपाई कर सकता है, माना वो ये हैं Z1 Z2 Z3 एंड कोई पर्टिकुलर लेवल से Zn, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग एनर्जी है E1 E2 E3 एंड से En। और इनके अलावा ये एनर्जी लेवल्स डीजनरेट भी हो सकते हैं फॉर अ गिवन एनर्जी लेवल, माना Zn जिसकी एनर्जी En है, इस तरह की आपके पास Gn स्टेट्स हो सकती हैं। सो डीजनरेसी फैक्टर भी यहाँ पे है। तो माना हमारा सिस्टम इस तरीके का है, ओके। सिस्टम को आपने थर्मल रेडिएशन में रखा हुआ है। थर्मल रेडिएशन कैसा है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T। तो अगर ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो हम इस सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हम गिब्स बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। उस समय तक वैसे गिब्स मेथड्स इतने अच्छे इस्टेब्लिश नहीं हुए थे, गिब्स ने तो वैसे अपनी थ्योरी दे दी थी 1905 और इसके आसपास, बट इसको आप बोल्ट्जमैन टर्म्स में कह सकते हैं। बोल्ट्जमैन ने जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया था फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इन चीज़ों के लिए, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो e⁻e/kT टाइप का होता है। एनर्जी के लिए उन्होंने mv²/2 यूज़ किया था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस के लिए, पर वो आइडिया बोल्ट्जमैन की तरफ से आ रखा था, तो आइंस्टीन ने उसी को इनकॉर्पोरेट किया। तो अगर आप उसे चाहे तो गिब्स फॉर्मुलिज्म में समझ लें। गिब्स फॉर्मुलिज्म मतलब कैनोनिकल एंसेंबल फॉर्मुलिज्म। कैनोनिकल एंसेंबल फॉर्मुलिज्म में हमें पता है कि फॉर अ सिंगल एंटिटी ये प्रोबेबिलिटी कि वो कोई पर्टिकुलर एनर्जी En ऑक्यूपाई कर रहा है, वो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, e⁻⁻βEn, ओके। तो द प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम एनर्जी En को ऑक्यूपाई कर रहा है, अब मैं यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, स्टेट के टर्म में बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर Gn स्टेट्स हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी के फैक्टर में ये Gn का फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डीजनरेसी फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप एक एक स्टेट की बात करते तब तो ये फैक्टर नहीं आता, पर अगर आप बात एनर्जी के टर्म्स में कर रहे हैं और Enth लेवल की डीजनरेसी Gn है, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है उसमें Gn से आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। गिब्स बोल्ट्जमैन फैक्टर के साथ Gn एक्स्ट्रा लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी की सिस्टम En वाली एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, जिस समय सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर T, वो प्रोबेबिलिटी, माना हम उसे Pen लिखें और शॉर्ट में मैं सिंपली Pn लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम nth वाले एनर्जी लेवल पे है। स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो होगी e⁻⁻En/kBT Gn, ये डीजनरेसी फैक्टर, और अपॉन Z मतलब सारी प्रोबेबिलिटीज़ के सम का नॉर्मलाइजेशन है बेसिकली, ओके। दिस बाद में हमें इस फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट दिस। तो हमारा सिस्टम है कंपोज ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, जो भी है आपने उसे
रेडिएशन बाथ में रखा हुआ है, इसे मैं रेडिएशन बाथ कहूँगा, रेडिएशन बाथ ऑफ टेम्परेचर T, तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम इस वाले एनर्जी लेवल में है वो इतनी होगी। ओके दिस, और यहाँ पे हमें इस एब्सोल्यूट Z की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, हमें यहाँ पे केवल रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी, इसी से हमारा काम हो जाएगा। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब इस nth लेवल और mth लेवल की रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हर की प्रोबेबिलिटी में, हर एनर्जी लेवल की प्रोबेबिलिटी में डिनोमिनेटर में Z आएगा। तो जब आप रिलेटिव प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आपको इस फैक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम केवल रिलेटिव प्रोबेबिलिटी लें और माना मैं उसे P के बजाय W से रिप्रेजेंट करूँ, ओके, WN, ये कितना होगा, GN दिस फैक्टर, ओनली द न्यूमरेटर फैक्टर, ओके दिस। ये प्रोबेबिलिटी हमारी स्टैटिस्टिकल है, ओके, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से आती है और कैनोनिकल एंसेंबल हमने स्टडी कर दिया तो वहाँ से तो हम इसको थोड़ा और बेटर अप्रिशिएट करते हैं। मैं स्टैटिस्टिकल पे इसलिए एम्फेसिस कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी क्वांटम मैकेनिक्स साइड से भी प्रोबेबिलिटी आएगी, वो क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी होगी, ओके दिस वी विल सी। तो अब हम सिस्टम के मल्टीपल लेवल्स पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं, केवल 2 पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स, mth और nth, और स्पेसिफिकली माना mth लेवल की एनर्जी nth से कम है, nth की एनर्जी ज़्यादा, En Em से ज़्यादा है, ओके, लेवल्स जिस तरह से हम बनाते हैं उसके टर्म्स में En लेवल ऊपर है, तो En की डिजनरेसी Gn और Em की डिजनरेसी Gn। अब मैं इनको आगे Zm और Zn अगर लिखूँ भी, मैं इसे mth लेवल और nth लेवल कहूँगा। तो mth लेवल नीचे है, एनर्जी Em है, डिजनरेसी Gm है, nth ऊपर है, एनर्जी En है, दिस, ओके। बोर मॉडल के टर्म्स में अगर हम सीधे यहाँ से सोचें तो बोर मॉडल में आप कहते हैं अच्छा अगर यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ अगर ट्रांजिशन हो तो उस दौरान या तो एक फोटोन इमिट होगा या एक फोटोन एब्जॉर्ब होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी हम इस रूल से निकालते हैं, ओके। ये बोर फ्रीक्वेंसी रूल हमारा ये है, ये जस्ट रिमाइंडर है, ओके, इसे हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट दिस इज द बोर रूल, ओके। तो अब क्वांटम डिस्क्रिप्शन कैसे होगा, आइंस्टीन ने ये किया, इसका क्वांटम डिस्क्रिप्शन किया। ये पेपर जिस समय का है उस समय तक क्वांटम मैकेनिक्स फॉर्मुलेट भी नहीं हुई थी, ओल्ड क्वांटम थ्योरी, बोर मॉडल तो आ गया था लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन और ये सब का कोई नोशन नहीं था, ओके। बट आइंस्टीन की ब्रिलियंस यही है कि उन्होंने क्वांटम आइडियाज़ को उसी समय यूज़ करना शुरू कर दिया था, ओके, द आइडिया ऑफ क्वांटा एंड ऑल दोज थिंग्स। तो दिस, तो क्वांटम डिस्क्रिप्शन, अब हम ये जो इमिशन या एब्जॉर्प्शन है बोर मॉडल के टर्म में सोचें, अच्छा यहाँ से यहाँ सिस्टम ट्रांजिट कर सकता है तो वो न्यू फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, या यहाँ से आएगा तो इमिशन करेगा। तो ये इमिशन या एब्जॉर्प्शन को हम क्वांटम जो आइडियाज़ हैं उसके टर्म में कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे हम आइंस्टीन ने क्लासिकल मैकेनिक्स की एनालॉजी ली, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स जितनी उस समय तक पता थी उसके आइडिया को उन्होंने क्वांटम आइडियाज़ में कन्वर्ट किया, हाइपोथेसिस की मदद से उसके करस्पॉन्डिंग काउंटर पार्ट्स उन्होंने दिए। जैसे क्लासिकल प्रोसेस जो होती है, आपके पास अगर कोई क्लासिकल ऑसिलेटर है, चार्ज पार्टिकल है, वो एक हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम में टाइप के सिस्टम में है, तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आप जानते हैं कि वो सिस्टम एक्सेलरेटेड है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, अगर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी हो तभी भी, और बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी भी वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है। तो क्लासिकली ये आइडियाज़ नोन थे, तो आइंस्टीन ने इन आइडियाज़ को क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम मैकेनिकली एक्स्ट्रापोलेट किया, लेट मी से इट दिस वे, इवन विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। क्लासिकल ऑसिलेटर से मेरा मतलब है स्प्रिंग जैसे सिस्टम से पार्टिकल जुड़ा हुआ है, उसका कुछ मास है लेकिन साथ में वो पार्टिकल चार्ज है। तो अगर इस तरह का सिस्टम को हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करें तो हमें पता लगता है वो एनर्जी लूज़ करता है, और एनर्जी किस फॉर्म में लूज़ करता है, रेडिएशन। ये क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर मोशन में उसका हमेशा एक्सेलरेशन रहता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो इसलिए ये चार्ज पार्टिकल क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो मतलब आपको रेडिएशन मिलेगा, ओके, जिसको हम नॉर्मली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के कोई केस में रेडिएटिव डैम्पिंग ऑफ अ चार्ज हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह स्टडी करते हैं, ओके। यू कैन फाइंड इट दिस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बुक्स कि अगर आप एक चार्ज हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसिडर करें और बाकी कोई एक्सटर्नल फील्ड ना भी हो, तो अगर ये सिस्टम मोशन कर रहा है तो क्योंकि लगातार इसका मोशन एक्सेलरेटेड है तो इससे क्या होगा, रेडिएशन इमिट होगा। ये है क्लासिकल पिक्चर, क्लासिकली ऐसा होता है। आइंस्टीन ने इसका क्वांटम काउंटर पार्ट दिया। आइंस्टीन ने वहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया जिसे हम आज यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। बाहर से कोई चीज़ इस सिस्टम को इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, बाहर से रेडिएशन मौजूद नहीं है, ये सिस्टम अपने आप अपना एक्सेलरेशन होने के कारण या अपनी स्टेट में होने के कारण, अब मैं एक्सेलरेशन भी नहीं बोलता हूँ, ये सिंपली ऑसिलेटर होने के कारण इसकी ये टेंडेंसी है कि ये सिस्टम बिना किसी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस के भी क्या करे, रेडिएशन इमिट करे। तो वही आइडिया अब यहाँ इनकॉर्पोरेट हम कर सकते हैं। अब की बार हम केवल रेडिएशन के इमिशन की बात कर रहे हैं।
ये ऑसिलेटर केवल एनर्जी इमिट कर सकता है। अगर क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर आप पे है और बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, हाँ एनर्जी लूज जरूर कर सकता है, रेडिएशन इमिट जरूर कर सकता है। तो क्वांटम पिक्चर में इसका काउंटर पार्ट क्या बनता है? अब की बार अगर एनर्जी का केवल इमिशन होना है तो मतलब पहले आप हायर एनर्जी लेवल पे होने चाहिए और फिर एक फोटोन निकले जिसकी एनर्जी प्रॉब्ली इस टाइप की हो, इस इक्वेशन से गवर्न हो, तो आप इस एनर्जी लेवल में आ सकते हैं। सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिट करके आ गया, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिट करके आ गया। तो ये जो क्लासिकली ये जो पिक्चर है कि जिसे हम रेडिएटिव डैम्पिंग कहते हैं, उसका क्वांटम काउंटर पार्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया आइंस्टीन ने इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। और फिर वहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात जो की मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्पॉन्टेनियस जंप, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम यहाँ से यहाँ जंप करेगा। ओके, प्रोबेबिलिटी का सेंस आप ऐसे समझिए, से इन अ लार्ज एनसेम्बल आपके पास 1000 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस स्टेट में हैं, तो वो 1000 के 1000 यहाँ जंप नहीं करेंगे। इन अ गिवन टाइम dt, स्मॉल टाइम dt, उसमें से कुछ यहाँ जंप करेंगे, 1000 में से कुछ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। ओके, तो सो द प्रोबेबिलिटी कि स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है? अपने आप, बाहर से कोई इफेक्ट नहीं है, आपका जो सिस्टम है उसको आप रेडिएशन का उस पर कोई फ़र्क नहीं है। अगर रेडिएशन मौजूद हो या रेडिएशन मौजूद ना भी हो, तब जो जंप होती है इन द एब्सेंस ऑफ रेडिएशन, जो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में सिस्टम जंप करता है, उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस, अपने आप से, स्वतः। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस जंप फ्रॉम अ हायर लेवल n टू अ लोअर लेवल m ड्यूरिंग अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन dt, उसका एक्सप्रेशन उन्होंने इस तरह का लिखा, dnm, मैंने स्पेसिफिकली इस तरह से लिखा है, dw मतलब प्रोबेबिलिटी, रिलेटिव प्रोबेबिलिटी, डी का मतलब स्मॉल टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, कहाँ से कहाँ, एन से एम, और ऊपर SP मैंने जो लिखा है स्पॉन्टेनियस को शॉर्ट हैंड में, द स्पॉन्टेनियस प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम जम्प्स फ्रॉम सम स्टेट n टू m ड्यूरिंग अ स्मॉल टाइम। तो प्रोबेबिलिटी भी स्मॉल होगी, वो कितने के बराबर है? एक तो उसमें dt का फैक्टर है, वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। 1 सेकंड में अगर 10 एटम्स जंप करते हैं तो 2 सेकंड में 20 जंप करेंगे, 3 सेकंड में 30, तो प्रोपोर्शनल टू dt। और उसके अलावा एक कांस्टेंट, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आप इसे समझ सकते हैं, सम कांस्टेंट ANM। अब इसको अलग अलग नोटेशन में लोग अलग अलग तरह से लिखते हैं, मैंने क्लैरिटी के लिए बिल्कुल ऐसा लिखा है, N से M में जंप, यहाँ से यहाँ एरो लगा रखा है। ओके, अदरवाइज़ कई बुक्स ऐसे भी लिखती हैं, लेकिन कई इसी वाले को AMN भी लिखती हैं। तो इंडिसीज आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे जब आप ANM या AMN लिखते हैं, कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जंप की आप बात कर रहे हैं। ओके, प्रॉब्ली ये नोटेशन सबसे क्लियर है, क्लियरली बता रहा है। अच्छा, N से स्टार्ट किया और ख़त्म कहाँ किया? N, जंपिंग फ्रॉम nth टू mth। तो द प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम dt टाइम में यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा स्पॉन्टेनियसली, वो इस तरह का फैक्टर होगी। ओके, ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है, लेकिन ये हाइपोथेसिस का आइडिया कहाँ से आया? आप रेडियो एक्टिव डिके का यहाँ पे आइंस्टीन ने अपने पेपर में वो दिया है, एग्जाम्पल दिया है। रेडियोएक्टिव डिके में ऐसी होता है, रेडियोएक्टिव डिके लॉ में आप जानते हैं पर सेकंड कितने एटम्स आपके डिके हो रहे हैं। डिके भी एक तरह का ट्रांजिशन होता है, सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करता है, न्यूक्लियस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप कर रहा है, लेकिन उसे आप सिंपली ट्रांजिशन सोचें, कितने ट्रांजिशंस पर सेकंड हो रहे हैं, वो खुद उस समय की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इस n से डिवाइड कर दें तभी तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ये तो नंबर ऑफ़ ट्रांजिशंस हैं, इतने ट्रांजिशन कुल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल हैं, तो अगर आप इस नंबर से डिवाइड कर दें तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, किसी नंबर, एक कांस्टेंट है, माइनस तो ये बता रहा है कि समय के साथ डिक्रीज़ हो रहा है, बेसिकली वो क्या है? कांस्टेंट। आप dt का फैक्टर यहाँ ले आइए, ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी है। रिलेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब एक एटम या मॉलिक्यूल के ट्रांजिट करने का चांस इतना है। तो अगर आपके पास माना 1000 मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स ट्रांजिट करेंगे, वो इसके 1000 से मल्टीप्लाई करके तो मिलेगा, 1000 n से मल्टीप्लाई करके। तो ये यहाँ से आइंस्टीन ने आइडिया बोरो किया कि ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये इस तरह से बिहेव करती है। ओके, दिस सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट अभी अननोन है, इसे हम कहेंगे आइंस्टीन्स A कोफिशिएंट। ओके, इनटू dt। A इज़ कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लेवल्स m and n, फॉर गिवन mth और nth लेवल। ये कोई फिक्स्ड क्वांटिटी है। ओके, दिस, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, फिक्स्ड है। ओके, ये अब यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, ये प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है कि एक एटम यहाँ पे अगर इस स्टेट में है तो dt टाइम बाद वो यहाँ जंप कर ही जाएगा। हमारा ये आंसर, ये जो हाइपोथेसिस भी अगर आप इसे समझें, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, गारंटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का ओरिजिन क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स।
क्वांटम मैकेनिकल, ये क्वांटम प्रोबेबिलिटी है। इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिकल नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिकल है। ओके, यस। और अगेन आइंस्टीन ने ये आइडिया रेडियो एक्टिविटी से कंपेयर करके एक्सटेंड किया कि हाँ, यहाँ पे भी जो स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी है उसका नेचर इस तरीके का है। स्पॉन्टेनियस है, इसका रेडिएशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडिएशन अगर है या नहीं है या उसकी डेंसिटी कुछ है नहीं है, उससे इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, बस। अच्छा, अब क्लासिकल ऑसिलेटर पे फिर से हम बात करें। अब क्लासिकल ऑसिलेटर स्पॉन्टेनियसली तो रेडिएशन इमिट करता ही है, और वहीं से हमने फिर क्वांटम में स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात की। लेकिन क्लासिकल ऑसिलेटर की एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास एक एक्सटर्नल ऑसिलेटिंग फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझिए, और एक्सटर्नल ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से मिलता है? रेडिएशन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? उसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रेजेंस में सोचिए, आपके पास अगेन एक ऑसिलेटर है, लेकिन जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो चार्ज है। क्लासिकली भी अगर आप सोचें, क्लासिकल ऑसिलेटर है चार्ज पार्टिकल के साथ, और उसे आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इमर्स कर रखा है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर इस तरह के क्लासिकल चार्ज ऑसिलेटर को हम प्लेस करें, तो ये शो कर सकते हैं हम कि वो एनर्जी गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो चार्ज ऑसिलेटर केवल एनर्जी लूज़ करता है। लूज़ करने का मतलब हायर, क्वांटम में हमने आइडिया लगाया हायर से लोअर में। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल को, अगेन ऑसिलेटर को, चार्ज ऑसिलेटर को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इमर्स कर रखा है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इन्वायरमेंट में रखा हुआ है, तो आपकी बार वो एनर्जी गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर होनी चाहिए। क्लासिकल में जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेटर ऑपरेट कर रहा है और जो हमारा एक्सटर्नल, इसे मैं एक्सटर्नल पर्टर्बेशन कहूँगा, ये एक्सटर्नली डिस्टर्ब कर रहा है एक्चुअली इस ऑसिलेटर को। तो ये डिस्टर्बेंस जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच करती है, तो ऑसिलेटर एनर्जी गेन भी कर सकता है। वो इस रेडिएशन से एनर्जी ले भी सकता है या वो अपनी एनर्जी लूज़ भी कर सकता है। ओके, तो ऐसा यहाँ इस केस में गेन और लूज़ दोनों होता है। एक्चुअली क्लासिकली होता क्या है, गेन और लॉस डिपेंड करता है इनके रिलेटिव फेज़ पे। ऑसिलेटर किस फेज़ में है और हमारा रेडिएशन उस समय उसके साथ किस फेज़ में इंटरेक्ट कर रहा है, इनके फेज़ पे डिपेंड करते हुए हमारा जो ये ऑसिलेटर है ये एनर्जी गेन भी कर सकता है और एनर्जी लूज़ भी कर सकता है। सेम फेज़ में है तो गेन करेगा से, और अपोजिट फेज़ में है तो से एनर्जी लूज़ करेगा। ओके, इसको आप कुछ उस तरह से इमेजिन कर सकते हैं जिसे हम रेजोनेंस इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं। आपके पास कोई बच्चा स्विंग पे घूम रहा है, वो चल रहा है, झूले पे चल रहा है, उसको पीरियडिकली एक फोर्स इंप्रेस किया जाए उसी फ्रीक्वेंसी से, और फेज़ में अगर लगाया जाए तो उसका एम्पलीट्यूड लगातार बढ़ता है। ओके, और क्लासिकली एनर्जी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे, तो आप सिस्टम में एनर्जी पंप कर पा रहे हैं, और आप सिस्टम को उसी फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल फोर्स तो लगाएं, पर अगर वो फोर्स आउट ऑफ फेज़ है, बच्चा जब स्विंग में इधर को आ रहा है और तब आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ग्रेजुअली वो सिस्टम से आप एनर्जी बोरो करेंगे, वो मोशन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। तो वैसा ही कुछ आइडिया है। चार्ज पार्टिकल को आप एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस में रखें जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये डिपेंडिंग ऑन फेज़ रिलेशनशिप एनर्जी सिस्टम में पंप भी कर सकता है, सिस्टम की एनर्जी में गेन भी हो सकता है, या सिस्टम की एनर्जी में लॉस भी हो सकता है। ओके, दिस जो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा मतलब सिस्टम पे पॉजिटिव वर्क हुआ, और सिस्टम से हमने एनर्जी ली, सिस्टम की एनर्जी कम हुई, इसका मतलब सिस्टम पे नेगेटिव वर्क हुआ। और साथ साथ ये चीज़ एक और चीज़ पे डिपेंड करेगी, आपका वो इंसिडेंट वेव जो है, मतलब ये रेडिएशन जो है, इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। एनर्जी डिस्टेंस आप इसे क्वालिटेटिवली भी समझें, ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है, पर ये डिस्टर्बेंस का फ्लक्स अगर कम है, इसका इंटेंसिटी बहुत तेज़ नहीं है, तो डिस्टर्बेंस भी कम होगा। तो रेडिएशन माना एनर्जी बोरो भी कर रहा है इससे, ऑसिलेटर की एनर्जी बढ़ भी रही है माना, तो फिर भी वो एनर्जी में बढ़त ज़्यादा नहीं होगी। पर अगर मैं इसकी अमाउंट ऑफ रेडिएशन ही बढ़ा दूँ, अमाउंट ऑफ रेडिएशन से मतलब है डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, अगर मैं डेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ा दूँ तो जितनी ये एनर्जी गेन कर रहा था वो अमाउंट भी बढ़ जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, गेन या लॉस जो होना है वो हमारी जो ये रेडिएशन है इसकी एनर्जी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। यहाँ तो एनर्जी डेंसिटी से या रेडिएशन से कोई मतलब ही नहीं है, रेडिएशन की प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है इस वाली प्रोसेस के लिए, इस वाली स्पॉन्टेनियस के लिए। पर अब जिस प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं, इसमें क्या फैक्ट डिफरेंट है? पहला तो इसमें एनर्जी ऑसिलेटर गेन भी कर सकता है, लूज़ भी कर सकता है, तो यहाँ पे इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों की संभावना है। और दूसरा,
कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब या लूज वो कर रहा है या कितने ट्रांजिशंस हो रहे हैं वो खुद इसकी एनर्जी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ओके, क्वालिटेटिवली जिसे मैं अमाउंट ऑफ रेडिएशन कह रहा हूँ, कितनी मात्रा में आपका रेडिएशन मौजूद है उस पर डिपेंड करेगा ये कितनी एनर्जी गेन या लूज करता है। तो आइंस्टीन ने इस जो एक क्लासिकल पिक्चर है इसका क्वांटम काउंटर पार्ट जो दिया, जिसे हम आज की डेट में कहते हैं स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या इमिशन। अब की बार दोनों पॉसिबिलिटी हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है और स्टिमुलेटेड इमिशन भी, और स्टिमुलेटेड के बजाय हम उसे कई बार इंड्यूस्ड भी कहते हैं, इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या इमिशन। एब्जॉर्प्शन का अगेन मतलब mth लेवल से सिस्टम nth लेवल में जा रहा है। रिमेंबर mth हमारा नीचे लेवल है, nth ऊपर है, मतलब अपवर्ड ट्रांजिशन। अपवर्ड ट्रांजिशन हुआ तो बोर फॉर्मूले के टर्म में सोचें, फोटोन एब्जॉर्ब होगा, फोटोन एब्जॉर्ब होगा, सिस्टम लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, और उसी की अपोजिट प्रोसेस इमिशन, हायर से लोअर में डाउनवर्ड ट्रांजिशन। इस दौरान फोटोन का क्या होगा, इमिशन। ये नाम बिल्कुल सही रखा है। ये वाली जो प्रोसेस है ये स्टिमुलेटेड है या इंड्यूस्ड। बाहर जो ये रेडिएशन का इन्वायरमेंट मौजूद है ये सिस्टम को जंप करने को मजबूर कर रहा है, चाहे ये वाली जंप हो या ये वाली जंप हो, ये जंप इसके द्वारा एक्सटर्नल रेडिएशन के द्वारा स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड है। अगेन ये एक क्वांटम थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस थी जो आइंस्टीन ने उस समय वो की थी। बाद में जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई और हम उसमें पर्टर्बेशन थ्योरी करते हैं, जैसे कि आपके कोर्स में भी हम कर रहे हैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, वहाँ पे जो हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड निकालते हैं वो एक्चुअली इन्हीं चीज़ों की बात करता है। ओके, ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं, ये मोर और लेस वही चीज़ें हैं। ओके दिस, लेकिन ये जो स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड इसके नाम में क्यों आया, ये वाले ट्रांजिशंस होने के लिए आपको एक्सटर्नल फील्ड या रेडिएशन की आवश्यकता है, और एक्सटर्नल फील्ड या रेडिएशन आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है, उस पर ये डिपेंड करेगा कितने ट्रांजिशंस हो रहे हैं। ये नेचर के इंड्यूस्ड वाले पर सेकंड अपवर्ड या डाउनवर्ड जिस भी डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेंगे कि आपका जो रेडिएशन फील्ड है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। ओके बस, और तो जो फोटोन एब्जॉर्प्शन या इमिशन को अब किसका हो रहा है, फोटोन का। इस प्रोसेस में फोटोन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन अब ये है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड। फोटोन का एब्जॉर्प्शन या इमिशन जो है वो फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण, रेडिएशन के इन्फ्लुएंस के कारण है, इसीलिए ये नाम है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड। तो सिमिलरली अगर हम एक प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे आइडिया इंट्रोड्यूस करें, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस किया ओके रेडियो एक्टिविटी के आइडिया से, तो ऐसे ही ये जो इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन या इंड्यूस्ड इमिशन है, इनके लिए अलग अलग हम प्रोबेबिलिटीज़ की बात करें कि इस वाले ट्रांजिशन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये m से n वाला या n से m वाला, तो dw स्मॉल प्रोबेबिलिटी अगेन रिलेटिव वाली, st फॉर स्टिमुलेटेड, ये स्पॉन्टेनियस वाली नहीं है, ये रेडिएशन की प्रेजेंस में होगा स्टिमुलेटेड, कहाँ से mth से nth, लोअर लेवल से अपर लेवल में, जिसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, वो प्रोबेबिलिटी। सम अदर कांस्टेंट, जैसे यहाँ कांस्टेंट था सम कांस्टेंट a, सम अदर कांस्टेंट b, और क्लैरिफाई करने के लिए हम कौन से लेवल से कौन से लेवल की स्टिमुलेटेड जंप की बात कर रहे हैं, m से n में, m से n। इस कोफिशिएंट का नाम a नहीं रखा, स्पॉन्टेनियस वाले के करस्पॉन्डिंग वाले का कोफिशिएंट का नाम a था, स्टिमुलेटेड के करस्पॉन्डिंग के कोफिशिएंट का नाम क्या है, b, और ये b कौन सा वाला है, m से n वाला, b m to n। लेकिन जैसे हमने यहाँ पे कहा ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये वाली जो जंप है, ये रेडिएशन की डेंसिटी पे भी डिपेंड करनी चाहिए। क्लासिकल में डिपेंड करती है, तो क्वांटम में भी हम उस आइडिया को बोरो कर रहे हैं कि हाँ क्वांटम स्टेट्स के बीच भी सिस्टम जंप कर सकता है स्टिमुलेट होने के कारण, रेडिएशन से स्टिमुलेट होने के कारण, पर अब की बार जो जंप की प्रोबेबिलिटी है वो खुद रेडिएशन की डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगी। तो यहाँ एक फैक्टर यू ओमेगा का भी आ रहा है। पहले मैंने इस फैक्टर को रो लिखा था, पर रो नहीं, मैं यहाँ पर यू सिंबल यूज़ करूँगा। ओके, तो स्टिमुलेटेड इमिशन के कारण एब्जॉर्प्शन की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, रिलेटिव ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, वो इस तरह का फैक्टर दिस और इनटू dt टाइम के प्रोपोर्शनल है। 1 सेकंड तक वेट किया तो 4 सिस्टम जंप किए, तो 2 सेकंड में 8 करेंगे, 3 सेकंड में 12, तो dt। ओके, आप चाहे तो dt का फैक्टर यहाँ भी ले आ सकते हैं। पर यूनिट टाइम जो ट्रांजिशन रिलेटिव ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो इस तरह की होगी। और इसी तरह से स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये वाली इमिशन ऊपर से नीचे के लेवल में सिस्टम जंप कर रहा है, तो फोटोन का इमिशन जो होगा वो अगेन उस कोफिशिएंट का नाम भी b, लेकिन वो b होगा n से m, ये m से n का है, n से m, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। एटलीस्ट अभी हमें नहीं पता है, बाद में हम शो करेंगे एक्चुअली ये बराबर है, पर अभी मैं चाहे तो इसे c भी लिख सकता था, पर दोनों हमारे स्टिमुलेटेड के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, तो स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ का नाम b, m से n में ये आ गया, n से m में ये आ गया। स्पॉन्टेनियस वाली जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, स्पॉन्टेनियस जो ट्रांजिशन होता है
वो केवल डाउनवर्ड होता है, केवल क्या होता है, इमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस में एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। क्लासिकली हार्मोनिक ऑसिलेटर एनर्जी रेडिएट कर सकता है, अगर फील्ड ना हो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो क्वांटम में भी हमने वही पिक्चर रखी। तो स्पॉन्टेनियस वाली जो प्रोसेस है वो तो केवल डाउनवर्ड हो सकती है, जबकि स्टिमुलेटेड वाली प्रोसेस अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो सकती है। तो बी के करस्पॉन्डिंग दो कोफिशिएंट आए, एक एम से एन एक एन से एम, और ए के करस्पॉन्डिंग एक ही कोफिशिएंट। लेकिन जो ये वाली प्रोबेबिलिटी थी इसमें यू का कहीं रोल नहीं है, इसमें रेडिएशन का कोई मतलब ही नहीं है, रेडिएशन की एनर्जी डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है। ये वाली जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है ये रेडिएशन की स्ट्रेंथ के क्या है, प्रोपोर्शनल। तो ये जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हैं दिस अगेन ये क्वांटम नेचर की हैं। ओके, इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में हम इन नंबर्स को एक्सप्लिसिटली कंप्यूट कर सकते हैं। ओके, दिस यू ओमेगा जो हमने चीज़ लिखी है एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी पे जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है। ओके, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, एक ओमेगा से लेकर ओमेगा प्लस डी ओमेगा तक की जो रेडिएशन है उसके पास कितनी एनर्जी है वो है यू ओमेगा। ओके, अगेन ये जो बीज हैं, ये वाला या बी वाला, ये दोनों अभी हमें नहीं पता कि बराबर है नहीं, नॉट इक्वल एट, और ये फॉर अ गिवन पेयर ऑफ एम ऑन एन दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, किसी दो लेवल्स के फॉर अ सिस्टम ये क्या है, फिक्स्ड है, ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करते हैं, दीज आर फिक्स्ड कोफिशिएंट्स। ओके, दिस पिक्चरली हमने इसे ऐसे दिखाया है, माना ये एमएथ और एनएथ लेवल हैं वही वाले, ई एम नीचे है, ई एन ऊपर है। यहाँ से यहाँ जंप करने की जो प्रोबेबिलिटी है स्टिमुलेटेड वाली उसको गवर्न करेगा बी एम एन, लेकिन बी एम एन के साथ यहाँ रेडिएशन कितना डेंस है, उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करेगा। डाउनवर्ड स्टिमुलेटेड उसमें कोफिशिएंट बी एन एम आ जाएगा, ये वाला, ये दोनों स्टिमुलेटेड हैं। रेडिएशन की प्रेजेंस में जो होता है ऑसिलेटर एनर्जी गेन करे या ऑसिलेटर एनर्जी लूज़ करे, क्लासिकली दोनों पॉसिबिलिटी जो हैं क्वांटम मैकेनिकली उसके लिए ये काउंटर पार्ट है। यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी बी एम एन इंटू यू, डाउनवर्ड प्रोबेबिलिटी बी एन एम इंटू यू। ओके, और जो स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस जंप केवल नीचे की तरफ होता है, केवल ये स्पॉन्टेनियस में ऊपर की तरफ जंप का कोई सेंस नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस जंप जो हमारा नीचे की तरफ है वो इस नेचर का। ओके, ए एन एम, और यहाँ रेडिएशन की डेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अच्छा, अब जिस तरह से आइंस्टीन ने किया, अब हम जरा स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन निकालें। अगर हम ये हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हमने इंट्रोड्यूस कर दी इस तरह से कोफिशिएंट्स के टर्म में, एक ए कोफिशिएंट और दो बी कोफिशिएंट्स, उसके टर्म में हमने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ हमने इंट्रोड्यूस की हैं एम से एन में और एन से एम की। तो अब हम स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो है, बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन मतलब ये यू ओमेगा, इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। प्लैंक ने इसे डिराइव कर रखा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थर्मल इक्विलिब्रियम में ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये, बट इसे हम विदाउट रेफरेंस टू प्लैंक लॉ इसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे, एज वॉज डन बाई आइंस्टीन। ओके, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी जितनी है कुल मिला के वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। आप इसे यहाँ पे थोड़ा एंसेंबल के टर्म्स में भी सोच सकते हैं। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल है, वो अगर nth स्टेट में था तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो mth स्टेट में आ जाए, और कोई दूसरा mth स्टेट में था वो हो सकता है nth स्टेट में आ जाए। इंडिविजुअल सिस्टम की स्टेट चेंज हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ने तो हमारा कैनोनिकल एंसेंबल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉलो करना है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो रिलेटिव नंबर ऑफ सिस्टम्स जो nth लेवल में है वो फिक्स्ड होगा। माना इस लेवल में टेम्परेचर टी पे 1000 सिस्टम्स होते हैं, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी हो उसमें से 1000 सिस्टम इस लेवल में होते हैं। तो अगर उन 1000 में से यूनिट टाइम में अगर 4 सिस्टम्स यहाँ जंप कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से भी 4 सिस्टम जंप कर होके यहाँ आ रहे होंगे। तो अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी लेवल में, किसी भी दो लेवल्स के बीच जितने सिस्टम यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं उतने ही सिस्टम यहाँ से यहाँ जंप कर रहे होंगे। ऑन एवरेज जितने प्रोबेबिलिटी आपकी अपवर्ड जंप की है उतनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी डाउनवर्ड ट्रांजिशंस की भी। ओके, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लेवल्स, इसे आप गिवन पेयर ऑफ लेवल्स के लिए भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लेवल्स m एंड n, द प्रोबेबिलिटी फॉर अपवर्ड ट्रांजिशन दैट इज m to n मस्ट बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन n to n। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ से आप अपवर्ड ट्रांजिशन की बात करें, ओके, अपवर्ड ट्रांजिशन केवल इस मोड से होता है। अपवर्ड ट्रांजिशन स्पॉन्टेनियस तो होता ही नहीं है, वो केवल स्टिमुलेटेड होता है। तो यहाँ से यहाँ केवल ये वाली प्रोबेबिलिटी आपकी वर्क करेगी। ओके, लेकिन अब यहाँ प्रोबेबिलिटी के साथ एक दूसरा फैक्टर भी आएगा, खुद इस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी थी। माना यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी 1% है और इस स्टेट की पॉपुलेशन अगर 1000 है तो कितने सिस्टम्स यहाँ जंप कर रहे होंगे, 1000 का 1% दैट इज़ 10। इसी के बजाय अगर प्रोबेबिलिटी तो 1% ही होती ऊपर जंप करने की, पर यहाँ की पॉपुलेशन से 5000 होती
ओके, तो अब कितने सिस्टम्स जंप करते? 55 पॉपुलेशन का उतना परसेंट, तो कुल कितने सिस्टम्स ऊपर जंप कर रहे हैं, बल्कि प्रोबेबिलिटी नहीं, उसे मुझे नंबर में लिखना चाहिए, सॉरी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशंस किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में dt में बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस। लेकिन अपवर्ड जाने का केवल एक तरीका है, जबकि डाउनवर्ड आने के दो तरीके हैं, स्पॉन्टेनियस भी और स्टिमुलेटेड भी। ओके, तो पहले हम अपवर्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात करें। अपवर्ड ट्रांजिशन का टोटल नंबर कितना होगा, नॉट प्रोबेबिलिटी, टोटल कितने सिस्टम्स यहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर रहे होंगे dt टाइम में। अपवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी है आइंस्टीन कोफिशिएंट के टर्म में, bm2n u ओमेगा dt, और इसको मैंने इस लेवल की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर रखा है। जो हम कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें बताता है किसी पर्टिकुलर लेवल जिसकी एनर्जी em है उसकी रिलेटिव पॉपुलेशन कितनी होती है, e⁻em ओवर kBt। उस स्टेट के खुद ऑक्युपाई होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। इस स्टेट के ऑक्युपाई होने की प्रोबेबिलिटी मतलब इस स्टेट की पॉपुलेशन। अगर आपको इस स्टेट की एब्सोल्यूट पॉपुलेशन चाहिए, आपको यहाँ n के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ओके, लेकिन तब हमें वो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो स्टेट की पॉपुलेशन का फैक्टर इनटू यहाँ से यहाँ जंप करने की प्रोबेबिलिटी, तो ये टोटल नंबर ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन होगा। ऐसी कैलकुलेशन हम राइट हैंड साइड में करते हैं, टोटल नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस। पर टोटल नंबर ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस में ध्यान कीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी में दो कंट्रीब्यूशन आते हैं। इमिशन दो तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस भी और स्टिमुलेटेड भी। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए कोफिशिएंट ये a इंटू dt, और स्टिमुलेटेड के लिए b(n2m) इंटू u इंटू dt। टोटल डाउनवर्ड जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है इतनी है क्वांटम मैकेनिकल, और इसको अगर मैं अपर वाले लेवल की पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ जो ये g के साथ n और e के साथ n है ये अपर लेवल के हैं, इसकी पॉपुलेशन इस फैक्टर से कंट्रोल होती है। अपर लेवल से जंप स्टार्ट करना है हमने, तो अपर लेवल की पॉपुलेशन कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, और तब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से यहाँ सिस्टम कुल मिला के जंप कर सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेटेड के कारण जिसमें u का फैक्टर आ रहा है, और इतनी प्रोबेबिलिटी स्पॉन्टेनियस जिसमें u नहीं आता है। तो ये दोनों फैक्टर क्या होने चाहिए, बराबर। अगर सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम्स एक से दूसरे लेवल के भी जंप कर सकते हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स जितने इस लेवल में है वो फिक्स्ड रहेगा, जितने इस लेवल में है वो फिक्स्ड रहेगा। तो वो कैसे अचीव होगा, जितने अपवर्ड ट्रांजिशन हो रहे हैं उतने ही क्या हूँ डाउनवर्ड ट्रांजिशन, उतने टाइम dt टाइम में। तो dt का फैक्टर आप यहाँ देख रहे हैं दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो इफ़ यू कैंसिल दैट, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने उस चीज़ को फिर से लिख रखा है। इस इक्वेशन का जो लेफ्ट या राइट हैंड साइड है जो पिछले पेज पे लिखा है, उसका फैक्टर इस तरह का है, प्रोबेबिलिटी या पॉपुलेशन ऑफ स्टार्टिंग लेवल। पॉपुलेशन ऑफ स्टार्टिंग लेवल कहाँ से मिली हमें, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, जो हमारा गिब्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, या जिसे हम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं, ये वहाँ से आया। gn डिजेनरेसी इंटू e⁻β टाइप का फैक्टर, और उसको हमने टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ जंप टू अनदर लेवल, m से n में या n से m डिपेंडिंग ऑन कौन सा केस है। और टोटल से मेरा मतलब क्या है, एक केस में तो केवल एक ही तरह का ट्रांजिशन होता है, लेकिन एक केस में डाउनवर्ड ट्रांजिशन दो तरह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी और स्टिमुलेटेड। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आप निकाल लें, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका ओरिजिन क्वांटम मैकेनिकल है, ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है, ये क्वांटम प्रोबेबिलिटी। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस दे रहा है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, बराबर। ओके, स्टैटिस्टिकल पार्ट, क्वांटम पार्ट, स्टैटिस्टिकल पार्ट, क्वांटम पार्ट। ओके, यहाँ मैंने चीज़ों में से कई वो हटा दिए हैं, ठीक है। एक तो मैंने m n के बीच जो एरो था वो ड्रॉप कर दिया। अगर मैं bmn लिखता हूँ या कोई भी चीज़ अल्फ़ा बीटा लिखता हूँ, दो इंडेक्स अल्फ़ा बीटा है, कोई भी a या b कुछ भी हो, इसका मतलब है अल्फ़ा से बीटा, स्टार्टिंग स्टेट अल्फ़ा है, एंडिंग स्टेट बीटा। तो मैं अब m और n के बीच एरो नहीं लगा रहा हूँ, ऐसे ही a में भी b में किसी में नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, सिंपली ऐसे लिखेंगे। और उसके अलावा u के साथ को मैं फैक्टर ऑफ ओमेगा नहीं लिखा रहा हूँ, वो बाद में हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। सिंपली हमारा जो वो है ये, इनफैक्ट इस रिलेशन को हम कई बार डिटेल्ड बैलेंस कहते हैं, इक्वेशन ऑफ डिटेल्ड बैलेंस। ओके, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये नंबर्स बराबर होने चाहिए, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ डिटेल्ड बैलेंस। अब यहाँ से आगे अराइव करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन की t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट लें। अगर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये एक्सपोनेंशियल भी e⁻0 और ये भी e⁻0 एंड दैट इज़ 1। ओके, t क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो उस केस में ये इक्वेशन ऐसी बनी, gm bmn u gn दिस। अब इसमें से जो u है,
केवल ये क्वांटिटी ऐसी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जी, डिजनरेसी किसी लेवल की कांस्टेंट है, बी कोफिशिएंट, ए कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है। ओके, तो यहाँ से अगर मैं यू का एक्सप्रेशन निकालूँ तो यू फॉर अ पर्टिकुलर ओमेगा, अगेन मैंने यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ले आया, जिस फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे यू की वैल्यू, ओके, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, हम टी इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट में देख रहे हैं, यू का एक्सप्रेशन आपको ये मिलता है। ओके, लेकिन एक्सपेरिमेंटली आपको पता है, ब्लैक बॉडी की जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ थी उससे ही पता है, ब्लैक बॉडी को किसी टेम्परेचर T1 पे रखा, अगर आप उसका टेम्परेचर रेज करें तो हर फ्रीक्वेंसी पे जो इमिशन है वो बढ़ जाता है। ओके, पीक शिफ्ट वगैरह जो भी होता है हम उसकी बात नहीं कर रहे, हर फ्रीक्वेंसी पे इमिशन क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर और बढ़ाएं हर फ्रीक्वेंसी पे इमिशन बढ़ेगा, और अगर आप टेम्परेचर को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो हर फ्रीक्वेंसी पे जो स्पेक्ट्रल इमिशन पावर है या एनर्जी डेंसिटी है वो हो जाएगी इन्फिनिटी। तो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, जिस लिमिट में हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं उस लिमिट में एक्चुअली यू भी कितना हो जाता है, इन्फिनिटी। तो अब यू का मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन इन्फिनिटी कैसे बनेगा, इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब दिस जी एम बी एम एन मस्ट बी इक्वल टू जी एन बी एन एम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। एक पर्टिकुलर लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट का एक्चुअली मतलब क्या है उसको आप इस तरह सोचें, ये वाला जो ट्रांजिशन है चाहे अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये यू पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर इन्फिनिटी करना मतलब एनर्जी डेंसिटी जो रेडिएशन की है उसको इन्फिनिटी करना। ये वाली जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, एक बार आपने लेवल्स फिक्स कर दिए, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अब चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर वगैरह किसी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये वाली ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे यू बढ़ेगा, और टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी में यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो जब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो जा रहा है, ये हमारे डोमिनेटिंग प्रोसेसेस होती हैं। ओके, तो वहाँ से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, सीधे सीधे भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर हम टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट में इस इक्वेशन को देखें तो ए का रोल खत्म हो जाता है, और फिर आप कंपेयर करें इन इक्वेशंस को तो सीधे सीधे आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी में एक्सपोनेंशियल्स 1 हो जाएंगे, यू और यू कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। तो ऐसे या ऐसे कैसे भी करके आप इस कंक्लूजन पे अराइव हो सकते हैं, ये mth लेवल की डिजनरेसी इंटू बी एम एन मस्ट बी इक्वल टू nth लेवल की डिजनरेसी इंटू बी एन एम। कई बार हम सिस्टम्स को अगर नॉन डिजनरेट मानते हैं, दोनों के लिए माना डिजनरेसी फैक्टर 1 है, तो सिंपली इस रिलेशन को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, बी एम एन इज इक्वल टू बी एन एम। ओके, दिस, या आप ऐसे समझिए डिजनरेसी फैक्टर को हमने बी से मल्टीप्लाई करके उसको ही अपना बी कहा है, ठीक है, कई बार हम उस फॉर्म में भी इंटरप्रेट करते हैं, बट दिस इज़ द प्रॉपर रिलेशन। ओके, लेकिन अब ये जो हमें रिलेशन मिला ये मुझे एक पर्टिकुलर लिमिट में मिला, किसमें, टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, पर ये तो कांस्टेंट्स हैं, इनका तो टेम्परेचर से कोई रिलेशन ही नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी। तो अगर एक टेम्परेचर पे ये सिचुएशन है इन्फिनिटी या जिस भी टेम्परेचर पे, ये हर टेम्परेचर पे ये होल्ड करना चाहिए। तो ये जो रिलेशन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारी क्वांटिटीज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये कहीं कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ इस इक्वेशन में करूँ, ओके, दिस, ये सब्स्टिट्यूशन मैंने इस इक्वेशन में कैसे किया, जी एम जी एन तो बाहर हैं, इस एक्सप्रेशन से राइट हैंड साइड में मैं बी एन एम को ज़बरदस्ती कॉमन लूँ अगर इन दोनों में, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ ए एन एम अपॉन बी एन एम। ओके, और उसके बाद राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अपार्ट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल जी एम बी एम एन, जी एम बी एम एन, और राइट हैंड साइड में जी एन और आपने इतना कॉमन लिया है बी एन एम, और ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सो इफ़ यू डू दैट इन दिस एक्सप्रेशन, अगेन मैं ओरिजिनल एक्सप्रेशन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने उसे केवल टी इक्वल टू इन्फिनिटी लिमिट में एनालाइज करके ये मिल गया, इसको मैं अब इन्फॉर्मेशन को यहाँ यूज़ करूँ तो ये फैक्टर कैंसिल हो गए कॉमन लेके, तो आपको सिंपली ये मिला। इस एक्सपोनेंशियल को मैं इस साइड ले गया, ये पॉजिटिव का बन गया, तो ई टू द पावर ई एन माइनस ई एम ओवर के बी टी इंटू यू, इन दोनों के साथ यू है। ओके, ये यू का फैक्टर भी यहाँ ले गए, ओके, सॉरी नहीं, ये एक्सपोनेंशियल इधर ले गए, यू के साथ मल्टीप्लाइड है, और राइट हैंड साइड में आपके बचा यू प्लस ए और बी। थोड़ी देर के लिए मैं इनको केवल ए और बी लिखूंगा। अब जो ए और बी मेरे पास एक्सप्रेशन में बचे हैं दोनों ए एन एम है, एन एच से एम एथ लेवल का, ठीक है, बाकी और कहीं ए और बी नहीं है, तो सिंपली दिस, ये भी ए एन एम है, ये भी बी एन एम, सेम एन और एन लेवल के बीच में है। ओके, दोनों के दोनों डाउनवर्ड ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग है। ओके, दिस, तो यहाँ से मुझे यू ओमेगा का एक्सप्रेशन मिल गया, इस टर्म को यू का इधर ले जाओ, कॉमन आप लेंगे एक्सपोनेंशियल -1, उसको डिनोमिनेटर में लाएं आप, तो ऐसे ए अपॉन बी अपॉन दिस एक्सपोनेंशियल -1। ओके, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स रेज करना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर डिजनरेसी नहीं है या डिजनरेसी को आपने इसके अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है कोफिशिएंट के अंदर, तो ये रिलेशन ऐसे, यूजुअली हम इस रिलेशन को कई बार इस फॉर्म में भी कहते हैं, जो स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड की जो प्रोबेबिलिटी होती हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये बी फैक्टर्स क्या हैं, स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी के कोफिशिएंट्स
अपवर्ड और डाउनवर्ड के, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके दिस। दूसरा, मैं बार बार इन ए और बी प्रोबेबिलिटीज़ को क्वांटम मैकेनिकल ओरिजिन का कह रहा हूँ। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये पढ़ा है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आप, हमने पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात की थी, जहाँ हमने फर्मी गोल्डन रूल वगैरह भी निकाले हैं। ये बेसिकली वही चीज़ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब हार्मोनिक पर्टर्बेशन। अगर आपके पास एक हार्मोनिक पर्टर्बेशन है और ऑब्जर्वेबल्स के लिए उसका हर्मिशन होना ज़रूरी है, ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम ये शो कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से शो कर सकते हैं कि आप रेडिएशन वगैरह सब भूल जाइए, आप एक हार्मोनिक पर्टर्बेशन लीजिए लेकिन उसका नेचर हर्मिशन लीजिए। तो हर्मिशन हार्मोनिक पर्टर्बेशन आप लेंगे तो आपको अपवर्ड ट्रांजिशन भी मिलते हैं और डाउनवर्ड भी, और वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, बराबर। ये उसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहा है। यहाँ पे हमने क्वांटम मैकेनिक्स से कैलकुलेशन नहीं की पर्टर्बेशन थ्योरी की मदद से या सम अदर मेथड, बट सम बेसिक आइडियाज़ क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ आइडिया बोरो की और कुछ कहीं से और कुछ हाइपोथेसिस, क्वांटम हाइपोथेसिस लगाई, तो हमें ये रिलेशन मिल रहा है। ओके, इनफैक्ट क्वांटम मैकेनिक्स में हम ये करेंगे जिसे हम कहते हैं सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। वहाँ पे इन कोफिशिएंट्स को हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का हमारा फॉर्मूला होता है उसकी मदद से या फर्मी गोल्डन रूल की मदद से इन कोफिशिएंट्स को हम इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। ओके यस। और अगर मुझे सही ध्यान है, जो हमारा लास्ट का लेक्चर है अभी तक का क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़ का, वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ शो कर चुके हैं। वहाँ पे ये नाम शायद बी नहीं आया होगा, पर अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लेवल्स, वो दोनों बराबर होती हैं इफ़ द ट्रांजिशंस आर इंड्यूस्ड बाय हार्मोनिक हर्मिशन पर्टर्बेशंस। अगर पर्टर्बेशन हमारा हार्मोनिक और हर्मिशन तो होना जरूरी है ही, अगर उस नेचर का है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ क्या बनती हैं, बराबर। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें जो यहाँ पे इन आर्ग्यूमेंट से मिली। दिस, आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये डायरेक्टली अगर आप प्लैंक्स लॉ जानते हैं और जैसा हम आज की डेट में जानते हैं, तो ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ प्लैंक लॉ की तरह दिख रहा है। ओके, 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू का फैक्टर होता है। डी न्यू तो हमने यहाँ नहीं लिखा है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। ऊपर न्यू स्क्वायर का फैक्टर होता है। आप ओमेगा के टर्म में लिखें, न्यू के टर्म में लिखें, कांस्टेंट का फ़र्क पड़ेगा, बाकी सेम रहेगा। और ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ओके, तो मैं डायरेक्टली प्लैंक लॉ से कंपेयर करके यहाँ से ए बी और इनकी वैल्यू लिख सकता हूँ। पर जिस तरह से हम इस लेक्चर को डेवलप करना चाह रहे हैं, हम यहाँ से प्लैंक लॉ डिराइव करना चाह रहे हैं। इससे हमने ये आइंस्टीन के आर्गूमेंट के लिए मुझे प्लैंक के लॉ की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने कल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज़ की बात की। ओके, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और इक्विलिब्रियम, जितने अपवर्ड ट्रांजिशन उतने ही डाउनवर्ड, उससे हमें मिल गया। ओके, अब तो हम यहाँ प्लैंक लॉ से डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करेंगे। प्लैंक लॉ वैसे ये है, मैं इससे डायरेक्ट कंपैरिजन करके ए अपॉन बी की वैल्यू लिख सकता हूँ, बट हम यहाँ से और सिस्टमेटिकल वे में प्लैंक लॉ को डिराइव करना चाहेंगे, अराइव एट। ओके, प्लैंक लॉ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी तक जो हमें लॉ मिला है, मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, यू ओमेगा का एक्सप्रेशन ए और बी के टर्म में हमारा ये है। ओके, यहाँ पे मैंने अगेन हमारा अपना कर्व बनाया है। ब्लैक बॉडी का रेडिएशन कर्व इस तरह का होता है, और ये पीक शायद मैं इधर डिस्प्लेस करना भूल गया, थोड़ा गलत हो गया, बट चलिए मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर देता हूँ। ओके बस, या ये वाला हटा दीजिए। ध्यान ये रखिए, वीन का जो सेकंड लॉ है जिसमें एक्सपोनेंशियल फार्मूला आता है एक, वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वैलिड है, जबकि रेले जीन्स लॉ जो है वो लो फ्रीक्वेंसी पे। हम प्लैंक्स लॉ यूज़ नहीं करेंगे, पर हम वीन्स जो हमारा, जिसे आप कह सकते हैं एम्पेरिकल बेसिस पे एक लॉ है, एक्सपेरिमेंटल डेटा को फिट करने वाला एक लॉ है हाई फ्रीक्वेंसी पे, उसे यूज़ करेंगे। और आप रेले जीन्स को भी इस तरह सोच लीजिए, वो भी एम्पेरिकल डेटा पे फिट होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ फिट होता है, किसमें, लो फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो हम केवल इन दो को यूज़ करके इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यूज़ या इनका रेशो फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ओके, पहले इस एक्सप्रेशन की हम लो टेम्परेचर लिमिट लेते हैं। लो टेम्परेचर लिमिट का मतलब, अपने पिछले डिस्कशन से आपको ध्यान है, उसका एक्चुअली मतलब होता है हाई फ्रीक्वेंसी। इनफैक्ट मैं पीछे ये मेंशन करना भूल गया, यहाँ भी ये लड़ाई आपको शुरू से दिख रही है, एच न्यू अपॉन के टी, कॉन्स्टेंट्स नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर की लड़ाई। प्रॉपर लड़ाई तो एच न्यू क्वांटा के साइज़ और थर्मल एनर्जी की है, बट हम उसे फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर की लड़ाई भी कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स। ओके, तो जब मैं लो टेम्परेचर कहता हूँ, उसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी से हमारा सेंस है। ओके, वो अलग बात है, इस एक्सप्रेशन में अभी कहीं फ्रीक्वेंसी नहीं आई। बोर फ्रीक्वेंसी टाइप का फार्मूला में अभी मैंने यहाँ यूज़ नहीं किया है। इनफैक्ट बोर फ्रीक्वेंसी फार्मूला हम डिराइव करके लाना चाह रहे हैं, एच न्यू यहाँ का आइडिया वहाँ से लाना चाह रहे हैं। ओके, बट स्टिल लो टेम्परेचर को आप हाई फ्रीक्वेंसी की तरह सोचें, तो हाई फ्रीक्वेंसी रिजीम में कौन सा वाला लॉ वैलिड होता है इन दोनों में से, W2 वीन्स एम्पेरिकल लॉ। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है जो हमने डिराइव किया, ज़रा इसको लो टेम्परेचर या हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में एनालाइज करें। अगर टेम्परेचर लो है
वेरी वेरी लो। तो ये एक्सपोनेंशियल का जो ये आर्गूमेंट है ये बहुत लार्ज होगा। इफ़ टी इज़ स्मॉल दिस फैक्टर इज़ लार्ज। और अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ अ लार्ज नंबर आपके पास हो तो वो इतना लार्ज नंबर होता है कि आप उसके मुकाबले 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस लिमिट में, लो टेम्परेचर लिमिट में, हमें जो फार्मूला अभी तक ऑब्टेन हुआ वो इस टाइप का बन जाएगा। इस -1 को आप इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉप कर सकते हैं। इस फैक्टर को अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो a/b एक्सपोनेंशियल विद अ माइनस साइन en माइनस em अपॉन kBT। तो लो टेम्परेचर लिमिट में हमारा ऑब्टेन्ड फार्मूला फ्रॉम आइंस्टीन्स आर्गूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट्स इस तरह का दिखता है। ओके, लेकिन इस लिमिट में, किस लिमिट में, लो टेम्परेचर लिमिट में या हाई फ्रीक्वेंसी लिमिट में, तो W2 वीन का एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला हमारे पास है जो बहुत अच्छी तरह फिट करता है डेटा को। तो हमारा ये, अगर हमारे आइडियाज़ सही हैं क्वांटम प्रोबेबिलिटी और उसके जंप के, तो ये फार्मूला उससे मैच करना चाहिए। तो इसको हम मैच कराते हैं W2 जिसे मैंने कहा था उससे। ओके, मैं W1 से इसे मैच नहीं कर रहा हूँ। W1 तो हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है, वो तो सारी रेंज में वर्क करता है। मैंने लिमिट ली, लो टेम्परेचर हाई फ्रीक्वेंसी, ये कर्व का ये वाला पार्ट, कर्व के इस वाले पार्ट में W2 वर्क करता है। तो W2 फार्मूला ये है, एनर्जी डेंसिटी के लिए W2 वीन्स का एम्पेरिकल फार्मूला जो है W2 वो ये है, सम कांस्टेंट न्यू क्यूब e⁻⁻b न्यू अपॉन kT। ओके, रिमेंबर दिस। W1 ये था, इसमें फंक्शन की फॉर्म इस्टेब्लिश नहीं थी। ये फार्मूला एग्जैक्ट है लेकिन इसमें फंक्शन की फॉर्म हमें पता नहीं लगती है। थर्मोडायनेमिक्स आपको यहीं तक ला सकती है। एम्पेरिकल डेटा के बेसिस पे उन्होंने ये कहा a न्यू क्यूब e⁻⁻b न्यू अपॉन kT। ओके, एनर्जी यूनिट्स में अगर आप काम वर्क करें तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता लगता है, ऑटोमेटिकली तो नहीं है, यहाँ कोई नंबर्स भी हो सकते हैं, बट स्टिल यू वुड लाइक टू रिप्लेस B/h/k। एनर्जी यूनिट्स में अगर आप रेशियो लें तो न्यू के साथ h और t के साथ k। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ अब, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है a/b का रेशियो न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्योंकि अभी ये कांस्टेंट स्मॉल a मेरा फिक्स नहीं है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। इसको और W2 लॉ को कंपेयर करके मैं ये कह सकता हूँ a/b न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और -kBT एक्सपोनेंशियल में डिनोमिनेटर में यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन यहाँ En माइनस em है और यहाँ क्या है, h न्यू। En माइनस em मस्ट बी इक्वल टू h न्यू। ये दोनों हमने कंपैरिजन से निकाले। A और B दो अननोन कोफिशिएंट्स हैं, आइंस्टीन ने जो आइडिया इंट्रोड्यूस किया, पर उनकी जो रिलेटिव वैल्यू है वो पता लग गई। ये तो आप पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर आप G को 1 ले लें, दोनों B बराबर होते हैं, लेकिन A और B कोफिशिएंट्स का आपस में क्या रेशियो है, वो न्यू क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अभी हम इस प्रोपोर्शनलिटी को भी एग्जैक्टली डिटरमिन कर लेंगे, बट ये पता लग गया A और B कोफिशिएंट्स में न्यू क्यूब का रेशियो होता है, एक चीज़। और दूसरा, ये En माइनस em h न्यू के बराबर होना चाहिए। यही तो बोर का रूल है, बोर फ्रीक्वेंसी रूल। nth से mth लेवल या mth से mnth लेवल में जब सिस्टम जंप करता है, एब्जॉर्प्शन या इमिशन, तो जो फोटोन इमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है उसकी फ्रीक्वेंसी यही रूल तो गवर्न करता है। ओके, तो ये आइडिया हमने अभी तक कहीं यूज़ नहीं किया था, ये ऑटोमेटिकली पॉपअप हो रहा है। आइंस्टीन ने जो कोफिशिएंट्स का आइडिया दिया उसमें ये आपको मिल रहा है। ओके, अच्छा, अब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को आप पूरी तरह फिक्स कर सकते हैं, ये एग्जैक्टली कितना है, ए और बी के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। उसके लिए इसी एक्सप्रेशन को दूसरी लिमिट में जाके एनालाइज कीजिए। दूसरी लिमिट मतलब लो फ्रीक्वेंसी या हाई टेम्परेचर लिमिट, जहाँ पे कि रेले जीन्स लॉ वैलिड होता है। तो अगेन ये एक्सप्रेशन, लेकिन इसमें मैं En माइनस em की जगह h न्यू रख दूंगा, ठीक है, जो कि हमें यहाँ से मिल चुका है। En माइनस em की जगह अगर मैं h न्यू रख दूँ, और तब इस एक्सप्रेशन को मैं कर रहा हूँ हाई टेम्परेचर लिमिट में एनालाइज। हाई टेम्परेचर का मतलब T है डिनोमिनेटर में, टेम्परेचर हाई है तो एक्सपोनेंशियल का आर्ग्यूमेंट स्मॉल है। तो e⁻x, अगर x स्मॉल हो आप उसे 1 + x से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो अगर आप वो करें तो हमारा जो ये फॉर्मूला ऑब्टेन था a/b रहेगा। e⁻h न्यू ओवर kT को आप केवल 1 + h न्यू अपॉन kT तक एक्सपेंड करें, 1 + h न्यू अपॉन kT और एक -1 अलग से है ही। इसको आप एनालाइज करें, 1 से 1 कैंसिल, a/b। जबकि रेले जीन्स लॉ, जो कि अगेन इस रेंज में, अब की बार जिस रेंज में हम एनालिसिस कर रहे हैं, हाई टी या लो फ्रीक्वेंसी में, उस रेंज में रेले जीन्स लॉ बहुत अच्छी तरह वर्क करता है। और वो फार्मूला ये है 8π² डी न्यू। मैंने यहाँ डी न्यू यहाँ भी नहीं लिखा तो यहाँ भी नहीं लिखा है, ठीक है। 8π² ओवर c³ इंटू kBT, रेले एक्सप्रेशन इंटू एवरेज एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऐसी तो बनाते हैं हमारा रेले जीन्स लॉ। इस रेंज में, हाई टेम्परेचर रेंज में, ये और ये मैच करनी चाहिए। तो अगर आप मैचिंग करें अब की बार, kBT दोनों जगह है, तो मतलब a/b 1/h न्यू बराबर दिस फैक्टर।
तो आपको ए अपॉन बी की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई। इस लिमिट के कंपैरिजन ने आपको ये तो बता दिया था ए और बी के बीच न्यू क्यूब का फैक्टर होता है अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट्स, लेकिन वो कांस्टेंट्स एग्जैक्टली कितने हैं वो भी पता लग गए। वो कांस्टेंट है 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब। ओके, और अगेन मैं रिमाइंड कराऊंगा, ये दोनों कोफिशिएंट्स ए और बी के साथ मैंने इनके इंडेक्स सप्रेस कर रखे हैं। ये दोनों डाउनवर्ड ट्रांजिशंस के हमारे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हैं, ए एन एम और बी एन एम, एक स्पॉन्टेनियस एक स्टिमुलेटेड। तो उनके बीच जो रिलेशन है वो ये रहा। तो आइंस्टीन्स ए और बी कोफिशिएंट्स के बीच के जो रिलेशन हैं, एक तो ये, या मैंने जैसा आपको कहा नॉर्मली अगर जी को आप यहीं एब्जॉर्ब कर लें, हम उसे इस तरह से याद रखते हैं, दोनों बी कोफिशिएंट्स बराबर होते हैं और ए और बी कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन ये है। तो तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, कोई एक पता लग जाए तो बाकी आपके फिक्स्ड हैं फॉर द सिस्टम। ओके, बाकी नोन है। तो अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अब अगर मैं इस लॉ में यूज़ करूँ, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर लिमिट में जो हमने कंपैरिजन किया एक जगह W2 से और RJ से, तो आप अगर उस इन्फॉर्मेशन को अब यहाँ यूज़ करें, ए अपॉन बी की ये वैल्यू रख दो। ओके, और ई एन माइनस ई एम की जगह एच न्यू, बोर जो हमें रूल यहाँ पे इमर्ज होता हुआ दिखा, वो इन्फॉर्मेशन यूज़ कर लें, तो आपका प्लैंक्स लॉ तैयार हो जाए। ये एग्जैक्टली प्लैंक्स लॉ है। अब की बार हमने प्लैंक्स लॉ प्लैंक के मेथड से डिराइव नहीं किया। ओके, आइंस्टीन के ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का आइडिया, डिटेल्ड बैलेंस का आइडिया, और फिर जो अप्रॉक्सीमेट लॉज थे वीन्स लॉ और रेलेजेंस लॉ, उनसे अलग अलग लिमिट्स में अपने लॉ को उससे कंपेयर करके वी हैव अराइव्ड द प्लैंक्स लॉ। ओके, सिचुएशन अगेन मैंने यहाँ पे डिपिक्ट कर रखी है, एम से एन में, लोअर एम अपर एनएथ, ऊपर जाने के एक तरीका ये। ओके, अपवर्ड ट्रांजिशन का केवल एकमात्र तरीका है बी एम एन, नीचे आने के दो तरीके हैं, स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस, बी एन टू एम ए एन टू एम। ओके, यहाँ पे मैंने सही लिखा होगा, हाँ, दिस बोथ आर बो एन टू एम। जो चीज़ें हमें ऑब्टेन हुई प्लैंक्स लॉ के अलावा, दोनों बी कोफिशिएंट बराबर होते हैं। अगेन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये है, पर नॉर्मली हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं। उसको आप इस तरह से सोचिए, जी का फैक्टर आपने बी के अंदर एब्जॉर्ब कर दिया है। ओके, रेलिवेंट स्टार्टिंग स्टेट का जो डिजेनरेसी फैक्टर है वो आपने बी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, दस ए और बी के बीच का जो रिलेशन है एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ पे लिखा है, ए एन टू एम, यहाँ से यहाँ तक का स्पॉन्टेनियस और ये यहाँ से यहाँ तक का स्टिमुलेटेड, उनके बीच ये फैक्टर है। और इसके अलावा आपको जो बोनस एडवांटेज मिला इस मेथड में, बोर लॉ भी आपका यहाँ पे इमर्ज हो रहा है फिर से। ओके, दिस इसको आपको सक्सेस की तरह सोचना चाहिए हिस्टोरिकल सेंस में। ये 1916 की कहानी है, बोर मॉडल केवल 1911-12 में आया था। ओके, और उस युग में वही रिजल्ट इतनी जल्दी दूसरे मेथड से रिप्रोड्यूस होना, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, तो इनफैक्ट ये भी ग्रेट अचीवमेंट है, और ये तो है ही, प्लैंक लॉ आप एक दूसरी उससे अप्रोच से ड्राइव करके ला रहे हैं। इसका मतलब जो आपने बीच में जिन्हें हम अभी तक हाइपोथेसिस कह रहे थे, इसका मतलब दैट मेक्स सेंस। जो हमने वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया कि हाँ एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ए होगी और बी होगी एंड दिस, मतलब वो सारे हमारी हाइपोथेसिस दे वर मोर और लेस करेक्ट। ओके, और क्वालिटेटिवली एटलीस्ट आप ये जानते होंगे, ये जो आइंस्टीन ए और बी कोफिशिएंट्स हैं, जो लेज़र्स जो हम कहते हैं, ओके, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, लेज़र में ये वाला जो ट्रांजिशन है किसी तरह से आप बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, वहाँ पे उसके लिए जो फीचर यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बेसिकली पॉपुलेशन इन्वर्जन का आइडिया ये है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन तो ये कहता है कि हायर एनर्जी लेवल की पॉपुलेशन लोअर एनर्जी लेवल से कम होगी। फैक्टर हमारा इस तरह का होता है, e माइनस बीटा ई, प्रोबेबिलिटी एनर्जी ई वाली स्टेट या लेवल को ऑक्यूपाई करने की, इस तरह से वो करती है। तो ई अगर ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी, क्योंकि नेगेटिव साइन है, प्रोबेबिलिटी कम होगी। पर किसी तरह से हम कुछ सिस्टम्स में इस तरह से सिचुएशन अचीव करते हैं, लोकल थर्मल इक्विलिब्रियम, कि अपर स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए। और अगर अपर स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो ये जो ट्रांजिशंस हैं इनका नंबर बढ़ जाता है। तो दैट इज़ व्हाट वी डू। ओके, पॉपुलेशन इन्वर्जन, लेज़र्स की जो वर्किंग है, लेज़र्स की जो स्टडी है, वहाँ आपको फिर से इन चीज़ों से डील करना पड़ता है। ओके, तो लेज़र्स जो पूरे वर्किंग उनका प्रिंसिपल है, स्टार्टिंग प्रिंसिपल, वो यहीं से स्टार्ट होता है, आइंस्टीन से एन बी कोफिशिएंट्स। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस चीज़ को एक्चुअली स्टडी करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक्चुअली हम ये कोफिशिएंट्स नहीं बोलना चाहिए, कोफिशिएंट कैलकुलेट करने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम केवल बी कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेरे लिए बी का मतलब ये है, दोनों बी जो बराबर हैं, तो मैं सिंपली बी और ए कोफिशिएंट कहूँगा। जो हमारे स्टिमुलेटेड वाले कोफिशिएंट्स हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी हमने स्टडी की,
ओके तो उसके दायरे में हम रेडिएशन की जो स्टडी करते हैं, रेडिएशन की स्टडी से मतलब कोई एटम या मॉलिक्यूल रेडिएशन की प्रेजेंस में उसमें जंप्स हो रही हैं, अपवर्ड जंप या डाउनवर्ड जंप, स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड जो भी हैं, उसका जो ट्रीटमेंट हम क्वांटम मैकेनिक्स के दायरे में करते हैं उसे हम कहते हैं सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सेमी क्लासिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा ट्रीटमेंट होगा ये ना पूरी तरह क्वांटम मैकेनिकल होता है ना पूरी तरह क्लासिकल। यहाँ पे हम रेडिएशन को तो क्लासिकली ट्रीट करते हैं। रेडिएशन को क्लासिकली ट्रीट करने का मतलब रेडिएशन को उसके स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में ट्रीट करते हैं, और जबकि जो एटम है या मॉलिक्यूल उसको हम क्वांटम सेंस में ट्रीट करते हैं, उसमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं। रेडिएशन का क्वांटम के टर्म्स में हम डिस्क्रिप्शन नहीं करते हैं, रेडिएशन का क्लासिकल डिस्क्रिप्शन, इसीलिए सेमी क्लासिकल, आधा क्लासिकल आधा क्वांटम, सेमी क्लासिकल। तो लेकिन सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन में होता क्या है, हम ए और बी कोफिशिएंट्स में से केवल बी कोफिशिएंट की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। जो हमारा फर्मी गोल्डन रूल है उसको आगे ले जाके हम उसको बी कोफिशिएंट की वैल्यू हम मैथमेटिकली उसके लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, और वहाँ पे ये चेक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा हार्मोनिक परटर्बेशन के लिए तो ये वैसे भी शो कर सकते हैं कि हर्मिशियन हार्मोनिक परटर्बेशन के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो बराबर बनती है सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो बी कोफिशिएंट्स दोनों बराबर बनते हैं और उसकी वैल्यू हम क्वांटम मैकेनिकल परटर्बेशन थ्योरी कैलकुलेशंस में कंप्यूट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में हम ए की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बी की वैल्यू पे पता लग गई तो ए और बी के बीच आपके पास ये रिलेशन है, तो आप ए कोफिशिएंट यहाँ से निकाल सकते हैं, बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए को डिराइव कर सकते हैं उसको यूज़ करके। ओके लेकिन अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स से एक स्टेप आगे जाएं, जैसे बेसिकली हम कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके ये तो हम प्रॉब्ली अभी बहुत लंबे समय तक शायद टच भी नहीं करने वाले हैं, आगे फ्यूचर सेमेस्टर्स में कहीं होगा तो हम देखेंगे। बट क्वांटम मैकेनिक्स में आगे जाके आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के भी क्वांटम ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं, जिसे हम रेडिएशन को अभी तक क्लासिकली ट्रीट कर रहे हैं। इफ़ आवर वर्ड इज़ इनहेरेंटली क्वांटम, तो हमें हर चीज़ का बेसिक डिस्क्रिप्शन क्वांटम फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अगर हम रेडिएशन को भी क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करें, और रेडिएशन को क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करने का मतलब होता है वहाँ पे हम बात करते हैं क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स। ओके आपका फोटोन क्रिएट हो सकता है या फोटोन एब्जॉर्ब या डिस्ट्रॉय हो सकता है, क्रिएशन एंड एनाइलेशन ऑपरेटर। उस तरह से अगर हम उस एडवांस ट्रीटमेंट पे जाएं, रेडिएशन को भी क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करें और एटम को तो क्वांटम मैकेनिकली हम ट्रीट करना शुरू कर चुके हैं, तो अगर दोनों पार्ट्स को हम क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करें तब जो हमारी थ्योरी बनेगी उसे हम कहेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, नॉट क्लासिकल। लेकिन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का एडवांटेज ये है, द थ्योरी बिकम्स टीडियस, लेकिन ये जो ए कोफिशिएंट्स है स्पॉन्टेनियसली जो सिस्टम जंप कर रहा है ऊपर से नीचे, उसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी अभी आप कंप्यूट करके ला सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल से आप उसका एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं, और तब आप चेक कर सकते हैं कि ए और बी के बीच ये रिलेशन होल्ड करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के दायरे में बी कैलकुलेट करो, ए इस फॉर्मूले से निकालो। फील्ड थ्योरी के दायरे में अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी क्वांटाइज करके करें, आप ए और बी दोनों अलग अलग इवेल्युएट कर सकते हैं, और तब आप फिर चेक भी कर सकते हैं कि उनका रेशियो एक्चुअली इतना होता ही होता है। ओके दिस इज वहाँ पे लास्ट में जस्ट एक रिमार्क के साथ क्लोज करना चाहूँगा। स्टिमुलेटेड इमिशन को अगर हम उस सेंस में सोचें, हाँ भाई बाहर से रेडिएशन ने सिस्टम को पुश किया, पंप किया कि हाँ भाई आप अपर या लोअर स्टेट में आ जाओ, तो उस तर्ज पे हम स्पॉन्टेनियस इमिशन को कैसे समझ सकते हैं? ये वाला, ये जंप रेडिएशन ने कराई, रेडिएशन ने सिस्टम को इससे इस स्टेट में जंप करा दिया या सिस्टम को इससे इस स्टेट में। ये एक्सटर्नल पर्टर्बेशन, क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से सोचें, पर्टर्बेशन बाहर का जो डिस्टर्बेंस है वो सिस्टम की स्टेट को चेंज करने में सक्षम है, यहाँ से यहाँ से। पर स्पॉन्टेनियस के लिए तो आपको डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं। तो ये स्पॉन्टेनियस को थोड़ा अगर आप वैसे भी सोचें, क्वालिटेटिवली भी सोचना मुश्किल है। ये स्पॉन्टेनियस क्यों हो रहा है? ये कैसे सिस्टम अपने आप डिसाइड कर रहा है कि मुझे अब यहाँ से यहाँ जाना है? क्या है वो डिसाइडिंग फैक्टर? यहाँ तो डिसाइडिंग फैक्टर है रेडिएशन बाहर से पुश कर रहा है, चल भाई यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ जा, ओके। बट यहाँ क्यों ये सिस्टम यहाँ से यहाँ जंप करना चाह रहा है जब बाहर से कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है? एक्चुअली इसका रीज़न यही आता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जैसे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर में कहते हैं ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर कभी भी रेस्ट में नहीं होता है, उसके पास 0 पॉइंट एनर्जी होती ही होती है। ऐसा ही कुछ आइडिया क्वांटम फील्ड थ्योरी, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्वांटाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब अपनी ग्राउंड स्टेट में भी होता है। ग्राउंड स्टेट मतलब जिसे आप क्लासिकली कह रहे हैं कोई फील्ड नहीं है, फाई भी 0 है और ए भी 0 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्लासिकली तो आप ऐसा कह सकते हैं, पर क्वांटम मैकेनिकली जब वो क्लासिकल फील्ड एब्सेंट भी होता है, क्वांटम मैकेनिकली वहाँ फ्लक्चुएशंस मौजूद होते हैं। आप उसे ऐसे सोचिए रफली, आपके फोटोन क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। हम कहते हैं ना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप एनर्जी बोरो कर सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दायरे को रेस्पेक्ट करते हुए फोटॉन्स लगातार क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो
क्लासिकली जिसे आप वैक्यूम कहते हैं कि कोई आपका फील्ड मौजूद ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, या रेडिएशन मौजूद नहीं है, या कोई फोटोन मौजूद नहीं है, वैक्यूम। क्वांटम मैकेनिकल वैक्यूम का नेचर उससे अलग होता है। क्वांटम मैकेनिकल वैक्यूम में लगातार फ्लक्चुएशंस मौजूद हैं, और ये फ्लक्चुएशंस उसी तरह का ट्रांजिशन कॉज करने में सक्षम है जैसा एक्चुअल रेडिएशन कर सकता है। ये केवल क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं। क्लासिकल वैक्यूम में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस मौजूद होते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी टाइप की चीज़ें समझ लीजिए। तो जब मिनिमम एनर्जी स्टेट में भी सिस्टम है क्लासिकली, तो आपने कहा अरे इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई फोटोन नहीं है, पर क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, 0 पॉइंट एनर्जी। तो उस 0 पॉइंट एनर्जी के कारण इन सर्टेन सेंस आपके पास वर्चुअल रेडिएशन मौजूद है। मुझे ये टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए, वेरी रॉन्ग, बट वर्चुअल रेडिएशन आपके पास मौजूद है। तो वर्चुअल रेडिएशन जो है वो ये जंप करा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्वालिटेटिव आइडिया कि स्पॉन्टेनियस वाले जो इमिशन हैं वो कैसे हो पाते हैं। ओके, स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए भी रेडिएशन ही एक सेंस में मौजूद होता है, पर वो क्वांटम फ्लक्चुएशंस के करस्पॉन्डिंग का रेडिएशन है। ओके, सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर, एंड देन वी विल सी इन दी कमिंग लेक्चर्स अगर स्टैट मैक के हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या बात करते हैं। प्रॉब्ली हम बात करेंगे द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल एंड ऑल दोज आइडियाज़। ओके, तो कैनोनिकल एंसेंबल से रिलेटेड जितने डिस्कशन हमने करने थे वो हम कर चुके हैं। इनफैक्ट आज का डिस्कशन भी डायरेक्टली कैनोनिकल एंसेंबल से ऐसी कोई रिलेशनशिप इसकी नहीं थी, बट फिर भी मैं इसे कैनोनिकल एंसेंबल के ही दायरे में शामिल किया है मैंने। तो कैनोनिकल एंसेंबल रिलेटेड जितनी स्टडीज़ थी मोर और लेस हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हम जाएंगे तो वी विल टॉक अबाउट द ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। सो विद दैट आई वुड लाइक टू पॉज दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।